हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की श्रृंखला इतवार के दिन लेखक के संग में आज हमारे साथ सुपरिचित कवि राकेश मिश्र जी हैं। मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राकेश जी, वैसे तो कवि कर्म से आपका रिश्ता बहुत पुराना रहा है, लेकिन व्यापक हिंदी समाज को आपकी कविताओं से परिचय उस समय होता है जब 2019 में आपके 3 संकलन प्रकाशित होते हैं और उससे यह पता चलता है कि कविताएं महत्वपूर्ण होते हुए भी जो एक छपाने का जो एक संकोच आपके भीतर रहा है, उससे पता चलता है। बावजूद इसके कविता को लेकर आपकी संलिप्तता संलग्नता ये बहुत पुरानी रही है और उसका सबसे सुंदर प्रमाण अभी जो आपकी पुस्तक आई है शब्दों का देश, वो हमें देती है, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि शायद 200 कविताएं उसमें संकलित है। और एक बड़ी चीज यह है कि प्रशासन में जो लोग रहते हैं सब अपने अपना एक क्षेत्र चुन लेते हैं रचना कर्म के लिए। मुझे ये लगता है कि आपने मनुष्यों को चुना है और मनुष्यों के मिजाज को चुना है, और जितनी गहराई से आप उस मन मिजाज को पकड़ते हैं वह हिंदी कविता की एक उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आपकी कविताएं संवेदनात्मक बुनावट लिए हुए एक बौद्धिक ऊंचाई को स्पर्श करती हैं। उसमें संवेदना भी है और अंत जहां कविता अपना एक असर छोड़ती है उसमें एक बौद्धिक गहराई भी हमें मिलती है। तो संवेदना और बौद्धिकता का ऐसा सुंदर तालमेल आपकी रचनाओं में मिलती है कि जो हमें रोजमर्रा के जीवन में वो कविताएं हमारे काम आती है। मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे जी को आमंत्रित करूंगा कि वे राकेश मिश्र जी का औपचारिक परिचय और स्वागत करें। पांडे सर। आवाज नहीं आ रही है सर। इतवार के दिन के कार्यक्रम के संयोजक दिनेश जी और इतवार के दिन लेखक के संग आज के कवि राकेश जी मंच पर उपस्थित और अनुपस्थित विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए प्रतिभागी गण। कविता संस्कृत की बुनावट और बनावट का अभियोज्य संबंध स्थापित करती है। मानवीय चेतना के रचनात्मक आयाम कविता की संस्कृति के साथ कवि की भावनाओं का साक्षात परिचय कराती हैं। आज के कवि राकेश जी प्रशासनिक पद पर रहते हुए समय निकालकर और समय देकर कविता लिखते हैं और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। आज का कार्यक्रम इसका प्रमाण है। मैं विशेष रूप से राकेश जी का आभारी हूं। शेष परिचय, रचनात्मक परिचय दिनेश जी ने दे ही दिया है। बलिया में जन्म 1960, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री, प्रशासनिक सेवा, और इनके बीच आज चुनाव के माहौल में समय निकालकर हम सब के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर राकेश जी ने आज के कार्यक्रम में जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज की है, मैं
हिंदी विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से और स्वयं व्यक्तिगत अपनी ओर से, सबकी ओर से उनके प्रति आभार भी, स्वागत भी, और इसके साथ ही साथ कविता ही कवि का परिचय होती है। कविता की रचना प्रक्रिया, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, संस्कृति का पर्याय है और संस्कृति ससीम होती है। देशकालिक स्थिति में उसका पर्यवसान, अंतिम पर्यवसान अध्यात्म में होता है, धर्म में होता है, दर्शन में होता है, और फिर वो राष्ट्र की धरोहर के रूप में मनुष्य की चेतना का विस्तार करती है। राकेश जी की कविताएं मनुष्य की चेतना का विस्तार करती हैं। पदान्वय की स्थिति विभिन्न रूपों में व्यवहारगत और सैद्धांतिक रूप से अध्ययन के साथ जब जुड़ती हैं तो वांग्मय का निर्माण होता है। साहित्य जनता के द्वारा लिखा जाता है, जनता के लिए लिखा जाता है, और वांग्मय मनुष्य की संवेदना, मानवीय मूल्यबोध को स्थापित करने की दशा और दिशा निर्धारित करती। राकेश जी की कविताएं इसका प्रमाण है। अभी सद्य प्रकाशित पुस्तक का उल्लेख किया दिनेश जी ने। 200 कविताएं वह हमारी चेतना को का विस्तार किस प्रकार करती हैं, उनके रचनात्मक योगदान में कौन कौन से पड़ाव, किन किन मन स्थितियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। संदर्भ बिंब में बिंब, प्रतीक में प्रतीक, फिर पुनः संदर्भ के साथ जब प्रतिभाषित होता है तो कविता मनुष्य जीवन की व्याख्या करती है। राकेश जी की कविताएं इसी रूप में चेतना का विस्तार करते हुए अपना स्वयं का परिचय देती हैं। मैं अधिक समय न लेकर, उनके कृतियों के चुनाव का समय है, समय निकाल कर वे आए हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे सृजन और परिवेश के रचनात्मक योगदान को अपने जीवन संदर्भ के साथ जोड़ते हुए कविता के विस्तार को रेखांकित करने का यत्न करें। राकेश। सादर प्रणाम करता हूँ सर, सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। अगर दिनेश कुमार जी को, सूर्यनारायण जी जुड़े दिख रहे हैं, सब जो गुरुजन नहीं है जुड़ पाए, सबको प्रणाम करता हूँ सर। और मुझे बड़ी खुशी है सर कि अपने प्रिय विश्वविद्यालय इस विभाग के, जिसके मैंने पता नहीं कितने चक्कर लगाए होंगे सर, और कितने सारे मैं वहां से हिंदी नहीं पढ़ा सर, पर हिंदी के लोगों के बीच रहा सर। मैं बहुत रोमांचित अभिभूत हूँ सर अपने लोगों के बीच में सर आकर के। मैं आपकी अनुमति से सर एक कविता जो आज मैंने सुबह लिखी है सर, उसको सुनाकर अपना वक्तव्य शुरू करूंगा सर। इस कविता में कहीं ना कहीं मैं 3 दिन से डूबा हुआ था, और आपके वक्तव्य को सुन करके मुझे, मेरी बड़ी इच्छा हो रही सर कि मैं अपनी कविता सुनाऊं, फिर अपना वक्तव्य शुरू करूं सर। जीवन से जुड़ी कविता है और बिल्कुल आज सुबह लिखी है सर। आपकी अनुमति है सर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो कविता का शीर्षक जीवन है सर। अभी पहली बार लिखी है सर, इसको ये कविता आगे पीछे थोड़ी बदलेगी सर, तो जीवन शीर्षक है सर। मैं कविता निवेदित करता हूं सर। एक बार अप्रतिम होता है जीवन, एक बार अप्रतिम होता है जीवन मृत्यु के समीप। एक बार अप्रतिम होता है जीवन मृत्यु के समीप, एक अंतिम आकर्षण उत्पन्न करता है, एक अंतिम आकर्षण उत्पन्न करता है, एक अंतिम लोभ जैसे मौका चाहता हो मृत्यु से, जैसे मौका चाहता हो मृत्यु से, माफी मांगने की, उनसे अनुमति लेने की भी,
माफी मांगने की, उनसे अनुमति लेने की भी जिन्हें छोड़कर जाना है। जीवन वापस चाहता है सारी अवहेलनाएं, अवज्ञाएं, अन्याय। जीवन वापस चाहता है सारी अवहेलनाएं, अवज्ञाएं, अन्याय। सुलझाना चाहता है करबद्ध प्रेम से, सुलझाना चाहता है करबद्ध प्रेम से सारे झगड़े, और उन झगड़ों में अनजिया समय, और उन झगड़ों में अनजिया समय। मृत्यु एक निष्ठुर कुर्क अमीन जैसी, मृत्यु एक निष्ठुर कुर्क अमीन जैसी कर्तव्यबद्ध अनसुना अनदेखी करते हुए, मृत्यु एक निष्ठुर कुर्क अमीन जैसी कर्तव्यबद्ध अनसुना अनदेखी करते हुए बीते सारे समय की चीत्कारों प्रार्थनाओं को, बीते सारे समय की चीत्कारों प्रार्थनाओं को आगे बढ़कर डूब जाती है, आगे बढ़कर डूब जाती है अंधकार के अनंत में, आगे बढ़कर डूब जाती है अंधकार के अनंत में। वहीं जहां से शुरू हुआ था जीवन, वहीं जहां से शुरू हुआ था जीवन। ये कविता निवेदित करके मैं अपना वक्तव्य सर आपको निवेदित करता हूं सर। सर मैं 1964 के नवंबर के अंतिम दिन में अपने ननिहाल में सर पैदा हुआ था। मेरा ननिहाल बलिया जनपद के ऊटा बोरवा में सर है, जहाँ के चंद्रशेखर जी रहने वाले हैं। हमारे एक्सपीएम उनके गांव के पास का गांव है ननिहाल। सर हमारा बड़ा ही संपन्न और बहुत ही एक सुरुचिपूर्ण संपन्न परिवार था। मेरे बचपन की सारी स्मृतियां मेरे ननिहाल से, अच्छी जितनी स्मृतियां सब ननिहाल से जुड़ी हुई हैं। मेरी मेरी स्कूलिंग सबसे पहले जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में जहाँ मैं स्कूल गया, मेरे सारे बचपन के दोस्त वहीं से जुड़े हैं। उसमें गांव के हर वर्ग के बच्चे थे, उनके साथ मैं कुछ ही दिन स्कूल गया, ज्यादा जा नहीं पाया था। और उसके बाद माँ जब गांव आ गई तो उनके साथ यहाँ गांव आ गया। अपने यहाँ बलिया जनपद में मेरा गांव है, दिलथरा रोड के पास, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहां पर आया तो गांव में कोई स्कूल नहीं था, और वहां से फिर मैं दूर के तकरीबन 4 किलोमीटर दूर गांव में जहाँ प्राइमरी स्कूल था वहां भेजा गया। वहां गया कुछ भी पढ़ने के लिए। मेरी बड़ी बहन वहां पढ़ती थी, सीनियर क्लास में, उसके साथ में जाता आता था। उस जमाने में पटरी पर वो पढ़ाई होती थी, इसलिए वो बढ़िया से लिखते थे। मैं 2-4 दिन स्कूल गया, तो लौट के आया। हमारे भाई थे, बड़े भाई थे, उनसे मैंने कहा कि मैं वहां नहीं जाना चाहता। पता नहीं मुझे कारण याद नहीं क्यों कहा, पर उन्होंने कहा ठीक है तुम मत जाओ। वहां से कस्बे, हमारे हमारे कस्बे सरस्वती शिशु मंदिरों की शुरुआत हुई थी। मुझे वहां ले जाया गया, और वो भी नहीं भैया, भाई भी नहीं गए थे, भाई के दोस्त थे। तिवारी जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आपका बार बार। सर मेरी आवाज आ रही ठीक? हाँ आपकी आ रही ठीक। तो उस विद्यालय में सर लेकर गए, वो वहाँ के उसी कस्बे के परचून के व्यापारी थे सर, वो मुझे लेकर गए उस स्कूल में। और मुझे याद है जनार्दन मिश्रा जी वहाँ के प्रधानाचार्य थे। कक्षा शिशु से लेकर के कक्षा 5 तक स्कूल था सर वो, और उनके कमरे में ले जाया गया हमको। तो हमारी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, पहले पढ़ाई हुई नहीं थी, और मुझे खड़ी बोलने नहीं आती। वहां ले गए हमसे, और मैं भोजपुरी को ही खड़ी मैं बदल के बोलने की कोशिश कर रहा था सर। और उन्होंने बहुत प्यार से अपने पास मुझे समेटा, अपने गोद में लिया। मुझसे जो सवाल पूछा था वो सवाल आज तक मुझे याद है सर। और अपना वो भोजपुरी का जो खड़ी में बदल के जवाब दिया गया सर, वो भी मुझे याद है। वो अभी भी सर उसको सोच करके मुझे कई बार बड़ी ही तरह से देखे तो अजीब लगता है, शर्मिंदगी और एम्बरासमेंट फील होता है कि मैंने क्या कहा उनसे, उन्होंने क्या पूछा था। मतलब एक संवेदनशीलता का एक स्तर होता है सर। आज तक मैं वो सवाल जवाब नहीं भूला, पहली बार। खैर उन्होंने, मेरी उम्र अधिक थी, मुझे कक्षा 3 में प्रवेश दे दिया और कहा कि नहीं ये बच्चा ठीक है, ये पढ़ेगा। वहां गए तो ना मुझे खड़ी बोलनी आती थी, ना मुझे अंग्रेजी आती थी। कक्षा 3 की अंग्रेजी भी अच्छी खासी थी, किताबों में काफी टेक्स्ट था, और मैंने ABCD भी नहीं पढ़ी थी। परिवार का माहौल ऐसा था सर कि वहां कोई पढ़ने वाला नहीं था, कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था सर। वहां हमारे परिवार में कोई था नहीं। पिता पुलिस में थे, तो दूर दूर जगहों पर सर उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। इस हालत में नहीं थी मेरा ध्यान दे सके।
दूसरी बार माँ भी चली गई उनके साथ और भाई बहन भी सब चले गए, मैं अकेला रह गया वहां पे। गांव से सर जाना आना तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे स्कूल था और उस समय तमाम दिक्कतें थी, बहुत अभाव का समय था, पर वो स्मृतियां मेरे मन में रह गई। और वो स्मृतियों पर हमने बाद में चलकर 1-2 कविताएं लिखी, आज मैं सुनाऊंगा उनको सर। 2 कविताएं मेरी अभी हाल में जो निकली संकलन में है, वो कविताएं उसी विद्यालय से उत्पन्न होती हैं। और वो स्मृतियां कितना पीछे तक सर आपके काव्य बोध में, काव्य के सृजन में कितना आपको सहयोग करती हैं, वो इस बात से सिद्ध होता है सर। उस विद्यालय में मेरा जाना, मेरा पढ़ना 2 साल क्यों रहा सर। मैं 73 में गया था वहां पे और 75 में सर इमरजेंसी लग गई। 75 की इमरजेंसी में सर मैं एक दिन सुबह सुबह जब विद्यालय गया तो गांव का छोटा सा बच्चा झोला लिए पहुंचा, सुबह का स्कूल था, 7 बजे पहुंचाना था। मैं सर करीब 5 बजे 5:30 बजे सर निकलता था। कई बार सर वो अंधेरा होता था, अभी सूर्योदय नहीं होता था, मुझे पहुंचना होता था। पहुंचा वहां तो स्कूल बंद था, कुछ पुलिस के लोग खड़े थे और मैं वहां से वापस चला आया। अब समस्या है कि मैं मुझे फिर कहाँ किस स्कूल में नाम लिखाया जाए। फिर मेरे एक और भाई थे, वो भी पुलिस में थे उस समय सर, घर पे आए हुए थे। वो लेकर सर डीएवी इंटर कॉलेज वहां पे था, डीएवी इंटर कॉलेज सर, डीएवी इंटर कॉलेज में लेकर गए। तो हिंदी के टीचर थे वहां पे सर, बहुत अद्भुत हिंदी पढ़ाते थे। बाद में हमको हिंदी पढ़ाए सर, इंटरमीडिएट में हिंदी पढ़ाए वो श्री रामाराव तिवारी। वो वहां के टीचर थे सर। वो आए और उनके सामने मैं पेश हुआ। उन्होंने मुझसे बातचीत की और मुझसे कहा कि पूछा था जब, कहा कि बच्चा तो बड़ा तेज है पढ़ने में, ऐसा करते हैं कि कक्षा 7 में सीधे इसका प्रवेश दे देते हैं। तो सर मैं एक बार कक्षा 3 में सीधे प्रवेश पाया, उसके बाद 4 में पाया और उसके बाद 5 और 6 छोड़कर सीधे कक्षा 7 में मेरा प्रवेश हो गया। मेरी उम्र कम थी तो उंगली पर वो उन्होंने गिनती की, कहा कि तो हाई स्कूल में अंडर एज हो जाएगा, इसकी उम्र बढ़ा के लिखवा देते हैं। मेरी एक्चुअली सर उन्होंने उतना बढ़ा दिया, ज्यादा नहीं, करीब 6 महीना बढ़ा के लिखवा दिया ताकि मैं हाई स्कूल में, उसमें 14 साल का नियम था, मैं अंडर एज न हो जाऊं। लिखवा दिया सर। भगवान की कृपा की पढ़ाई में सर मेरी परीक्षा हुई और मैं पहला जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ उसमें मैं कक्षा में प्रथम आया। हमारे टीचर्स ने कहा कि तो बहुत अद्भुत बच्चा है, अभी तो आया है, तो अच्छा कर लिया। फिर मैं कक्षा 7 पढ़ने के बाद 1 साल में अपने पिता के साथ रहा सर। 1 साल रहा तो फिर मैंने तय किया कि इनके तबादले होते रहते हैं और मैं गाँव में ही वापस जाऊंगा, गाँव में ही पढ़ूंगा। फिर मैं गाँव लौट गया सर, उसी डीएपी कॉलेज में सर जाके मैंने 9th में सर विज्ञान वर्ग में एडमिशन ले लिया सर। और फिर मैं 4 साल तक उसी विद्यालय से पढ़ा सर, आना जाना, गांव से आना जाना। और मेरे बहुत अद्भुत टीचर थे विज्ञान के भी सर, सारे शिक्षकों मुझे नाम याद है सर। और इंटर किया सर मैंने वहां से अच्छे नंबरों से किया सर। और मैं जैसा कि सब पूर्वांचल में होता है कि नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना सर है, मेरा सपना था। मेरे परिवार के मेरे मामा वो 1 साल पहले से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ चुके थे। मेरे परिवार के बहुत सारे लोग सर वहाँ जानने वाले जो है सर, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तमाम हॉस्टल्स में रह रहे थे। तो हमने तय किया कि सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। पर मैं अपने पिता को संपर्क नहीं कर पा रहा था। वो कहाँ है, किस समय, किस स्थिति में, सर कोई फोन नहीं था, कोई चिट्ठी नहीं थी। गांव से कुछ पैसे वहां से मांग करके, अच्छा उस समय सर फॉर्म, जैसा कि पता सर यूनिवर्सिटी में आकर फॉर्म लेना पड़ता था, वो ऑनलाइन के फॉर्म की व्यवस्था नहीं थी। तो मैं पिता को खोजते हुए सर ट्रेन पकड़ी मैंने, मालूम गाजीपुर जिले में। गाजीपुर जिले में सर मैं गया वहाँ ट्रेन से। वहां जाने के बाद मैंने वहां जाके पुलिस ऑफिस पता किया तो वहां बताया कि साहब वो तो वहां थाने में चले, गंगा पार एक थाना था, वहां चले गए। फिर वहां से स्टीमर से गंगा पार किया, फिर वहां से एक बस पकड़ी और मेरे पास वो ये कपड़े थे सर और मेरे पास एक बैग था और उतने ही पैसे थे जितने कि वहां तक मैं पहुंच सकूं। बस से सर शाम को स्टीमर से गंगा पार करके जब मैं बस में बैठा तो बरसात शुरू हो गई, बस में शीशे नहीं लगे थे। फिर मैं भीग गया पूरी तरीके से उस बरसात से। वहां उतरा तो थाने में अंदर गया तो दफ्तर में पूछा मेरे पिता यहाँ पर है तो, पर वो चले गए, छुट्टी तो है नहीं यहाँ पर। अब शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था सर, न मेरे पास पैसे थे, न मुझे मालूम था मैं यहाँ से कहाँ से जाऊँ और वापसी बस थी, अब मैं क्या करूँ। मैं तुरंत वहां से बाहर निकल आया और मैंने कहा कि नहीं मैं क्या करूँ, शाम को 7 बज गए। मैंने पूछा वहां की कोई रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, लोगों का रेलवे स्टेशन एक है। तो वहां से करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पर सर एक रेलवे स्टेशन था, गहमर। और मैं वहां से रेलवे स्टेशन आ गया और आकर के अब नहीं पता था कहाँ जाना है। बड़ी लाइन की ट्रेन थी, कोई स्टेशन पे देखा तो कोई कनेक्टिविटी नहीं, जहाँ का मैं था कोई कनेक्टिविटी नहीं। तब तक एक आदमी सर जो था वो हमको मिला वहां पे और उसने कहा कि वो आरपीएफ का सिपाही है। और मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने कहा मुझे ये दिक्कत है, मैं आया था और मुझे वापस जाना है। तो उसने कहा कि ट्रेन है, आप मुगलसराय जाइए, मुगलसराय से आप फिर बाहर जाइए, बाहर से फिर आप बलसराय ट्रेन मिलेगी। मैंने कहा मेरे पास ये 2 या 2.5 रुपए बचे थे, उन्होंने कहा टिकट मिल जाएगा। उसने मुझे खाना खिला दिया सर, मुझे ट्रेन बैठा दिया सर। वहां से मैं मुगलसराय। वहां के आने के बाद सर मेरे पास वहां से बनारस से घर आने के पैसे नहीं थे। मैं लगता 8 आने मेरे पास बचे थे और मैंने 8 आने की कप चाय पी ली।
और बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया। फिर वहां से सर मैं आया, विदाउट तो आया घर में, सब पिता वहां आ चुके थे, परेशान थे, और हमने कहा कि मैं आपको पूछते गया था, मेरा फार्म नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आया है। कहे नहीं, मैं तुम्हारा फार्म ले आया हूँ, उनके पास फार्म था। फिर मैंने फार्म भरा सर, और विजयनगर हाल में सर काउंसलिंग हुई सर, मेरा बीएससी बायो में सर एडमिशन हो गया सर यूनिवर्सिटी में सर। ये 81 की बात है सर, 81 की सर, 16 साल का था मैं जब आया सर। तो बहुत अद्भुत सर मिली, दोस्त मिले सर, और साइंस का माहौल था सर। एनएस परिहार साहब वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और ये तमाम लोग जो बाद में हमको मिले वहाँ, अखिलेन सिंह थे, उसमें आयशा का जमाना था सर, मैं मार्क्सवादी आंदोलन जुड़ा, सब तरह जुड़ा सर। पर हुआ क्या मेरे साथ सर कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जब मैं सर आया तो वहाँ पे फिर वो परीक्षा हमने सर पहले साल सीनियर छात्र में परीक्षा दी सर, और मैंने इस उम्मीद से छोड़ दी कि मेरे नंबर कम आएंगे और मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, अगले साल परीक्षा दूंगा, नेक्स्ट ईयर परीक्षा दूंगा सर। फादर से बताया कि मैंने परीक्षा छोड़ दी, तो बहुत निराश हुए, कहे कि तुम निकलो जब। हमने कहा मेरा विश्वास नहीं आएगा और मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मेरी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए छोटे थे, कोई बात तैयारी करो। फिर मैं स्टूडेंट हो गया यूनिवर्सिटी का सर, उसमें प्रैक्टिकल का मिलता था काम करने को, पढ़ाई करने लगा। पर समय हमारा उस तरह का नहीं था सर, कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हुई, धीमे धीमे करके सर मैं हम समझ नहीं पाया सर मुझे क्या हो रहा है सर। मैं बहुत संवेदनशील था, तमाम बातों को लेकर 2-3 दिन तक सोचना, चीजों को लेकर उलझ जाना, अपने को सर से सुलझा नहीं पाता था। अपनी भावनाओं को समझने पाने में और सुलझा पाने में सर मैं बहुत ही ज्यादा असमर्थ था। दूसरे साल की परीक्षा आई, फिर मैं परेशान हुआ, और मैं धीमे धीमे सर डिप्रेशन में, अवसाद में सर जाने लगा, अवसाद में चला गया। और ये चीज समझने में कि मुझे अवसाद हो गया है, मुझे डिप्रेशन हो गया सर, मुझे 2 साल का समय लगा। अब उस बीच में सर ऐसा था कि हर आदमी मेरी तरफ सर फोकस था, पर कोई हमारी मदद करने की स्थिति में नहीं था कि उनकी मेरे साथ समस्या क्या है। सबकी निगाह में तो मैं था, पर मुझे समझने को सर कोई तैयार नहीं था। मैं सबसे भागना चाहता था, सबसे बचना चाहता था, आत्महत्या के विचार थे मेरे पास, कैसे सुसाइड करूं, क्या करूं, कैसे करूं। और अंदर से एक सर एक हमारे पास एक रॉक बॉटम था। रॉक बॉटम ये था कि मुझे लगता था कि नहीं, मेरा बड़ा फ्यूचर है और मैं कुछ करूंगा, और मेरे भीतर एक ऐसी चीज है जो अभी अभियानी है और जिससे मुझे घबराना नहीं चाहिए, पर मैं सर कुछ कर नहीं पा रहा था। किताबें रख के बैठे, पढ़ाई न कर पाऊं, दूसरे बच्चों को पढ़ा दूं, इतनी योग्यता थी, पर अपने न पढ़ पाता था। माध्यम की समस्या है सर, सीधे देहात से आया सर, यूनिवर्सिटी में आया, अंग्रेजी में शिफ्ट हुआ तो लैंग्वेज को लेकर बहुत दिक्कत हुई सर, बड़ी मेहनत करी सर अंग्रेजी सीखने की। फिर अंग्रेजी सीखते सीखते सर ये सारा समय बीता, और फिर हमको ये लगा कि नहीं, ये तो मुझे कोई दिक्कत हो गई है। मैंने दोस्तों से कहा, माता पिता से सर, चिट्ठी भेजने में 1 महीने में पत्र पहुंचता था। जो 3-4 हमारे सर दोस्त थे, वही अंतिम दिन तक मेरे साथ रहे सर, अभी भी सबके साथ हम सब सेवाओं में है। वो हमको लेकर एक डॉक्टर के पास गए सर, जॉर्ज टाउन में सर, साइकियाट्रिस्ट उनके पास लेकर गए हमको, कहा कि ये स्थिति इसकी है। डॉक्टर ने कहा बेटा क्या उम्र है? तो मैंने कहा सर ये 19 साल हमारी उम्र, 18-19 साल उम्र की है, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुम भूल जाओगे तुम्हें कुछ हुआ था। उनका सर पता हमारा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कुछ दवाएं दी सर, मेरी थेरेपी करी, पर मैं ठीक नहीं हुआ सर, और मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैंने अपने पिता को चिट्ठी लिखी। हमारे फादर फिर वहां तबादला होकर दूसरे एक प्रदेश के दूसरे कोने में जा चुके थे, उनको मेरी चिट्ठी नहीं मिली। फिर मैं पता किया कहाँ है, तो फिर मैंने सर वहां से बस पकड़ी, बस पकड़ के उनके पास पहुंचा। सुबह रात भर की यात्रा करके वहां पहुंचा तो बिल्कुल हमको देख के अवाक हो गया, तुम यहाँ कैसे? मैंने बताया कि मेरी स्थिति, और मैं रोने लगा। वो खुद एक बैरक में रहते थे, उनको ले गए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम चिंता मत करो। वो अपने परिचित डॉक्टर के पास सर मुझे ले गए। डॉक्टर ने मेरी बातचीत की और मेरी कहानी, ये तो बहुत अद्भुत लड़का है और इसको कोई हुआ नहीं, आप फलाना डॉक्टर के पास ले जाइए। फिर पिता हमें लेके नहीं गए, वो हमें फिर घर छोड़ गए। फिर घर में एक भाई थे, वही पुलिस वाले जिन्होंने मेरा एडमिशन कराया था, वो फिर हमको लेकर इस डॉक्टर के गए। वो चलता रहा सर। उस बीच में सर मेरे 4 साल बीत गए सर, 3 या 4 साल बीत गए सर। मैं कुछ नहीं कर पाया, ना पढ़ाई कर पाया सर, ना अपने अवसाद से निपट पाया सर। और एक जो सामाजिक हानि थी, एक आत्मविश्वास की जो कमी थी, और एक जो संघर्ष था सर, वो साथ चल रहा था। साथी दोस्त तो हमारे साथ इलाहाबाद में पढ़े हुए थे, उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली सर, वो पास हो गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं सपना तो लेके चला था कि मैं आईएएस बनूंगा। अब समय तो बीत गया। इधर उस समय सर 25-26 साल की एज होती थी, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा लिखाई थी, तो मुझे 25 साल में सर ये था कि मेरी आईएएस की एज खत्म हो जाएगी। अब इधर बीए की डिग्री मेरे पास नहीं सर। उसी समय से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर, और 3 साल का पाठ्यक्रम सर लागू हो गया। अब मैं 3 साल का पाठ्यक्रम में सर मेरा पुनः प्रवेश हुआ सर। वहाँ डिग्री कॉलेज में नंबर मेरे अच्छे थे, मैं दोबारा नंबर काट के 5% पर ईयर के हिसाब से फिर मेरा एडमिशन हो गया सर। एडमिशन कराने के बाद फिर मैंने कहा 3 साल पढ़ूंगा तो मेरा कंपलसरी 3 चांस मिलते थे आईएएस के, निकल जाएगा।
उस समय सर केवल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सर 2 साल की डिग्री थी। फिर मैं लौट के गोरखपुर आया सर, मैंने वहां एडमिशन ले लिया सेंट एंड्रूज कॉलेज में। वहां अंग्रेजी माध्यम का अकेला विद्यार्थी था सर, अंग्रेजी में पढ़ता था, अंग्रेजी किताबें मेरे पास थी। हिस्ट्री के क्लास में मध्यकालीन इतिहास था, पॉलिटिकल साइंस और दर्शन से मैंने एडमिशन लिया सर। ये सर 84-85 की बात होगी सर। हिस्ट्री की क्लास में सर मैंने एक सवाल पूछ दिया, उसमें हिस्ट्री की टीचर थी, वाइस प्रिंसिपल थी कॉलेज की, वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि आप जैसे बच्चों के लिए क्लास नहीं चलता है, आप बहुत तेज हैं और आपको सवाल ना पूछिए। और बाहर तो नहीं निकाला सर, मैं बाहर निकल गया, मैं बहुत अपसेट हुआ सर। और फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया सर, मैं कॉलेज नहीं जाता था, पढ़ने नहीं जाता था। फिलोसफी के टीचर हमारे एक मुस्लिम थे, वो बहुत मानते थे, पता कि कहाँ चला गया लड़का, ये बहुत बढ़िया विद्यार्थी था। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, कहा सर ये दिक्कत मेरे साथ हो गई, मैं कॉलेज नहीं आना चाहता। और मैंने परीक्षा दी सर तैयारी करके, वहां से सर मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ और मुझे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति सर मिली। वो छात्रवृत्ति का पत्र सर मेरे गांव के पते चला गया और वहां कोई पढ़ने वाला था नहीं, भाई की जाने, उन्होंने बैग में रख लिया उसको और मुझे वो चिट्ठी दी नहीं। तकरीबन साल भर के बाद मुझे मिलने आया, कहते हैं तुम्हारी चिट्ठी आई। उसमें सर केवल इतना ये पूछा गया था कि आपने कहाँ प्रवेश लिया है, इसका बताएं, आपके अंकों के आधार पर आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है। मैं परेशान तो था ही सर, ऊपर से एक हाथ में आई चीज चली गई, मैं दोबारा मैं उदासी की तरफ अग्रसर हो गया। तब तक मैं अच्छा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त इलाहाबाद में से, मुझे इलाहाबाद में पढ़ना था। फिर वहां से लौट के सर मैं अच्छे नंबरों को लेकर आया, मैंने काउंसलिंग कराई सर, मेरा लॉ में एडमिशन हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो अपने दोस्तों के बीच सर मैं वहां से फिर वापस आ गया, अपने घर में आ गया, अपनी जगह पे आ गया सर। वो सारे दोस्त हमको जाके वहां से लेकर तुम लौट आओ यहाँ पे। मैं आ गया सर, मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। इस बीच सर मैं आईएएस की परीक्षा देता रहा सर, किताबों का, कापियों का जब तक मैं सब संभालू तब तक मेरा आईएएस चांसेस खत्म हो गए सर। 25 साल का मैं हो गया, मेरा अंतिम मैंने दिया सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नंबर बड़े अच्छे मिलते थे सर आईएएस में। जब एग्जाम दिया हमने अपनी तैयारी करके, बहुत अच्छे नंबर से पढ़ाई की सर मैंने, तो मुझे लग गया कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस मैं जितना लिखता हूँ उससे ज्यादा मुझे नंबर मिलते हैं। मैं तैयारी ही नहीं कर पाया सर, मैं अपनी जब तक चीजें संभालूं तब तक वो एक तरह से जो फोकस जो बात होती है मैं नहीं कर पाया। मैं जान लिया कि मेरी पढ़ाई में कमी है, मेरी प्रतिभा, मेरी मेधा में कमी नहीं सर। और साथ क्योंकि मेरा खत्म हो गया था, मैं धीमे धीमे सर पटरी पे लौट रहा, जिंदगी मेरी आ रही थी, अच्छे नंबरों से पास हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा सर, तो मैं आगे बढ़ने लगा। फिर ला कर लिया मैंने सर। ला करने के बाद मैंने पिता के पास गया, मैंने कहा कि ऐसा है कि मुझे मेरा इसमें हुआ नहीं और मैं नौकरी नहीं करना चाहता और मैं वकालत करना चाहता हूँ। मेरी उम्मीद में, मेरे मन में था कि वकालत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, बहुत आगे निकल जाऊंगा। नौकरी में चूंकि आईएएस में नहीं हुआ तो कोई नंबर 2 की नौकरी मिलेगी, मैं बहुत परेशान हुआ। पीसीएस में सर नहीं आना चाहता था। फादर ने कहा कि नहीं तुम्हें नौकरी करनी है, इधर 10-12 साल ये नष्ट हुआ, फिर 10-12 साल वकालत में, हमारे पास इतना समय नहीं है, तुम नौकरी करो, तुम इम्तिहान दो। मैंने कहा पीसीएस हो जाऊंगा, लंबा नहीं करूंगा। कहे नहीं तुम छोड़ दो नौकरी, पहले नौकरी तो करो। हमने कहा ठीक है सर। अब चूंकि राजनीति विज्ञान सर मेरा विषय था और मैं उस समय सर मैंने वहाँ इलाहाबाद के कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर राजनीति विज्ञान में आईएएस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो पैसे सर मिल रहे थे वहाँ पे, 2 सौ का पढ़ाओ तो राजनीति विज्ञान सर पढ़ाता था, वहाँ पे पूरा एक बैच पढ़ाया सर मैंने। उस समय सर पीसीएस में ऐसा हुआ सर तो राजनीति विज्ञान सर नंबर बहुत कम मिले हमको। अब हमने कहा कि ये तो पीसीएस तो टॉप करना पड़ेगा, 5 या 6 सीटें होती हैं, इसमें टॉप करना पड़ेगा। आपको टॉप कैसे करेंगे, इसमें तो इतने कम नंबर मिले हमको। दो सवाल थे सर वहां, उन्होंने कहा ऐसा कि तुम संस्कृत पढ़ लो, संस्कृत में आसान है, इसको तुम पढ़ लो, याद कर लो, तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं कहा तो अच्छी बात है, संस्कृत पढ़ लेते हैं। एक ने बताया कि प्रोफेसर लक्ष्मीकांत दीक्षित रिटायर है, वो संस्कृत तुमको पढ़ा देंगे। सर वो हम फोरगंज में रहते थे, इतने शाम पहुंचा उनके पास, निकले पैरों छुआ, उनका गुरु जी स्थिति समस्या है। कहे बेटा ऐसा है कि तुम कहाँ रहने वाले हो? कहे मैंने कहा बलिया के। कहे याद कर लेते हो? मैंने कहा सर याद कर लेता हूँ। कहे ठीक है याद करके दिखाओ। उन्होंने कहा कि ये वो भवती भवता भवंती भव के लकार दिया, कहा इसके 7-8 लकार में आज याद करके जरा कल हमको सुना दो। मैं कहा ठीक गुरु जी मैं कल आऊंगा शाम को। मैं सर आया और पूरी रात याद करता था, अगले दिन पहुंच गया उनको। मैं बताओ सुना दिया। वाह सुना तो दिया, पर तुम बलिया क्यों? कहे तुम्हारी आवाज में हो ना वो थोड़ा सा वो लटपटाहट है, भगवान ढंग का सर वो गाँव का आदमी हूं ना, इसलिए सर नहीं ठीक से बोल पाता, पर याद कर लूंगा जो आप बताएंगे हमको। ठीक है आओ कल से।
मोहनगंज में जो वहाँ पौरा चौराहे के जस्ट बगल में थोड़ा आगे जाकर उनका मकान था पुराना, हमको सर पढ़ाने लगे तो वो सर ऐसे कोई किताब कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ाते थे, वो ऐसे 1 घंटा बोलते थे और कहते थे जो तुम्हारा मन हो नोट कर लो इसमें से। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और मैं अपने कापी खोल बैठता था सर, और बिल्कुल 60 मिनट 1 घंटे अगर कहीं बोल रहे होते सर तो कहते थे ऐसा कि मिश्र जी अब ये 60 मिनट देखो हो गया, अब इसके आगे लेक्चर कल होगा। तो हम लिख लेते थे वहां पे और हम करके फिर अगले दिन जाते थे, और वो पूरे वाइड स्पेक्ट्रम में जैसे पूरे क्लास को पढ़ा सर वैसे पढ़ाते थे हमको। दुर्भाग्य देखिए सर मेरा, वो करीब उन्होंने 2-4 महीने पढ़ाया, फिर वो खुद अवसाद में चले गए और मुझे भगा दिया, कहा भागो 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 भागो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। फिर हमने जो है अब मैं सड़क पे आ गया सर, मेरे पास सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर घूमता घूमता मैं ये किसी ने कहा कि प्रोफेसर हरदर शर्मा तुमको मिलो, वो मदद करेंगे तुम्हारी। पहुंचा डिपार्टमेंट संस्कृत पढ़ा रहे थे, बाहर निकले स्कूटर, मैंने उनका पैर पकड़ा, उनका सर मैं राकेश, मैं क्या, मैं कैसे मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, क्या पढ़े, उनका सर मैं विज्ञान का हूँ, कैसे साइंस का, कैसे कैसे। खैर सौभाग्य हमारा देखिए सर, उन्होंने स्वीकार कर लिया सर, उनके मार्गदर्शन में संस्कृत सीखी सर मैंने, और संस्कृत से मैंने परीक्षा दी और मैं टॉप किया सर, मेरे रिटर्न में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे सर, और मैं संस्कृत में लिखा था। बाकी सर मैं तो फिलॉसफी और सब सारी चीजें मैं अंग्रेजी में से लिखता था, संस्कृत में परीक्षा दी, टॉप किया सर, परीक्षा पा के सर नौकरी मिल गई हमको। एक अद्भुत चीज हुई सर, वहां से मैं सेवाओं में आ गया तो नौकरी में आ गया सर, ये सर हमारी दूसरी दुनिया हो गई। कविताओं के बारे में सर ये कहना है कि कविताएं जब मुझे अवसाद हुआ सर 83-84 में सर, उस समय सर मैंने बहुत सारी नारायण साइकोलॉजी पढ़ी, बहुत सारा जो मनोविज्ञान की किताबें बहुत सारी पढ़ी, और पढ़ के ये लगा कि नहीं, उस समय पहली बार मैंने अपने मन में खुद को देखा कि ये मन में कोई दिक्कत है, मन में कोई चीज है, इसको देखो, इसको समझो। तो माइंड को सर ऑब्जर्व करना, दिमाग को ऑब्जर्व करना मैंने शुरू किया उस समय। उस समय लगा नहीं लिखो, अच्छा थॉट्स बहुत आते थे हमको, उस समय सर विचार बहुत आते थे, जब किसी से बात करते थे, धारा प्रभाव बात करते थे, उसी हमारी बातचीत को सुनकर लोग कहते थे कि भाई ये तो अद्भुत आदमी, बहुत विचारवान आदमी है। तो एक हमको थोड़ा सा सम्मान मिलता था, मेरे मन में आत्मविश्वास थोड़ा उठता था। तो उस समय 83-84 में सर मैंने कुछ लिखना शुरू किया, और जब मेरी पढ़ाई गड़बड़ाई तो मेरे फादर ने वो सब लेकर रख लिया, हाँ ये सब फालतू काम तुम करते रहते हो। अभी भी उनके पास सर मैं आज तक मांग नहीं पाया, वो मेरी डायरियां सर उनके पास अभी भी रखी हुई, आज तक मैं उनसे 83+ में मेरे फादर है, मेरे साथ रहते सर है, मैं उनसे यही कहा कि मुझे वापस कर दो मेरा जो आपने रख लिया था। तो लिखने की टेंडेंसी मेरी पैदा हुई, तो मुझे मेरे पास भाव आते थे, और मैं सर भावों को लिखना चाहता था। कई बार नोट्स में लिख दिया, कहीं लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया। उस समय सर ये था कि एक मिनट सर जरा फोन, जोशी रोड पर सर 3 रुपए किलो सर बोर्ड कापियां सब मिलती थी, डेटा वो जो किलो में मिलती थी। अब दिन भर सर बैठ के लिखते रहते थे। पढ़ाई का सर ये शेड्यूल था हमारा कि सुबह 8-9 बजे सर बैठते थे, शाम को 6-7 बजे लगातार पढ़ते थे, कुछ खाना खा लिया, होटल में खाना खाते थे। तो वो जो कापी पर दिन लिखते थे सर, तो कविता कोई आती थी सर, क्या करते थे कि उसके किनारे उसको लिखा और पन्ना फाड़ के और मेज पोस्ट नीचे से डाल देते थे उसको। तो मतलब लिटरली सर मेरे पास 89 के बाद की सारी कविताएं सर, 89-90 के बाद की सारी कविताएं सर मेरे पास थी, उसी सर छोटी छोटी पर्चियों में लिखी हुई। मैंने कभी इस भाव से नहीं लिखा सर कि मैं कविता लिख रहा हूँ, अथवा ये कभी किताब बनेगी, अथवा कभी छपेगी, कुछ पढ़ेगा इसको। तो साल भर के बाद क्या होता था, मेज के साइड में सर एक मेज पोस्ट सर बहुत ऊंचा हो गया सर, उसी पर्चियों से, कविता वाली पर्चियों से जो छोटी मोटी कविता अपनी चीजें लिखे रखते थे। फिर कहा क्या करूं उसको, मेज बहुत पढ़ने की जगह कम पड़ गई छोटे से मेज में। तो फिर डायरी खरीद के गए, डायरी ले सर, डायरी लेकर आए सर, तो उसमें कविताओं को सर बैठ के पूरा सर लिखा। ऐसे करके 2-3 डायरियां सर मेरी हो गई 2-3 साल में सर, रखे रहे, कभी किसी को दिखाया नहीं, दोस्तों को कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं था। एक आध हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को जो आईएएस दे रहे थे उनको कहा कि देखो, तो कहा तुम्हारी कविताएं तो अच्छी हैं, इतना ही कहा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अब मैं वो डायरियां कैरी कर रहा था सर, करते करते डायरियों को लेकर सर मैं, और लिखना मेरा नहीं छूटा सर, मैं कविताएं लिखता था और डायरी में उसको बाद में उतार लेता था। 2001 में सर, और एक अद्भुत बात बताऊं आपको, मैंने एक प्रोफेसर लक्ष्मीनाथ दीक्षित तो कविता लिखी, उनके अवसाद में सर कविता लिखी, और करीब वो हमारी कविता किताबों में है। कविता का शीर्षक था वो गुरुजी। उनको सर मैं कार्ड में लेकर देने गया, दिया, उनको पांव छुआ, कहे ये क्या है, हमने कहा सर गुरुजी अखबार में कविता लिखी है।
अगले जब गया तो कहे बेटा तुम्हारी कविता देखी, बहुत ऊंची बात लिखी तुमने, वो मुझे समझ में आती नहीं है तुमने क्या लिखा है। हमने कहा मत आया, आप रख लीजिए। उस कविता को मैंने लिखा सर, उस हमारी संकलन में कविता आई है, वो गुरुजी और उसमें लिखा है प्रोफेसर लक्ष्मीकांत दीक्षित के प्रति। तो जो मेरा उनका भावनात्मक संबंध था और जो उनका अवसाद था, उस अवसाद की स्थितियों को जोड़ के सर मैं कविता लिखी थी सर। अभी भी पढ़ता हूँ सर तो मैं चमत्कृत हो जाता हूँ सर उस कविता को। मैं बावजूद उन्होंने मुझे भगा दिया था, जब वो ठीक हुए तो एक बार रास्ते में हमको मिल गए, ऐसे टोपी पहन के रास्ते मिल गए, तो मैंने उनका पैर छुआ, कहे अरे हाँ, अरे तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है। फिर हमको पकड़ा, ऐसे ऐसे ऊपर से पकड़ा और कहे कि बेटा बहुत गलती की मैंने तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, और तुम कहाँ हो, कैसे हो, आओ तुमको पढ़ाता हूँ। हम गुरुजी हम आगे निकल गए और अपना आशीर्वाद वहां रखी और आप ठीक है, कहे बढ़िया। उसके बाद 1-2 बार जाकर उनको मिला सर उनके घर पे। बाद में सर मालूम उनका एक ही बेटा था, वहाँ आकाशवाणी में सर था वो। तो फिर हम इटावा पहुंचे सर, 2001 में सर इटावा पहुंचे सर। इटावा में सिटी मजिस्ट्रेट था सर, वहाँ पे डॉक्टर विद्याकांत तिवारी इलाहाबाद के सर रहने वाले हैं, कुराव के, इस समय वही इलाहाबाद में रहते सर हैं, उनका मेजा में आश्रम बन गया है। अक्सर लोक सेवा आयोग में सर वो अपना काम करते रहते डॉक्टर विद्याकांत तिवारी। हिंदी के सर उस समय एसओडी थे, वहाँ हेड थे और प्राचार्य थे। वो केकेटीसी कॉलेज इटावा में सर है, पूर्व क्षेत्रीय महाविद्यालय। वो हमसे मिलते थे सर, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि सर डॉक्टर साहब वो हमारे पास कुछ चीजें हमें दिखा दूं। उनसे ये नहीं कह पा रहा था कविताएं हैं, ऐसा क्या क्या है आप बताइए। हमने कहा वो डायरिया में 2-3 मैं आपको दे जाता हूँ। 3 डायरिया सर मैं उनको लेकर गया, मैं उनके घर चिपाटी में रहते उनके घर दे आया। देने के बाद 15 दिन मिलने नहीं गया, पूछूं संकोच के बारे कि क्या है, कुछ उल्टा सीधा कह रहे। तो कहे कि हमसे मिश्र जी ये तो कविताएं हैं, अच्छी कविताएं हैं आपकी, ये तो बढ़िया कविताएं हैं। तो चलो एक गुणी प्रोफेसर ने देखा मेरी कविताओं को, कहना अच्छा है, अरे छपनी चाहिए। हमने कहा कि जैसा कहिए छपे, कहना नहीं, इसके पहले हम जो है आपको हम तरह इस कविताओं को हम एक पाठ करते हैं। उनका विद्यापीठ था वहां पे, इटावा के सारे गुणी लोगों को उन्होंने बुलाया, जितने कविता के लोग। इटावा बहुत एक तरह से रिच जगह है साहित्य को लेकर के। उन्होंने मेरा एकल काव्य पाठ रखा और एक बड़े से हाल में एक दरी बिछा पाठ करिए। 4 घंटे में कविताएं सुनाई सबको। उसमें एक मुझे अभी भी याद है, एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मेरी कविता है सर कि एक बच्चे की आवाज जीरे की महक से सराबोर फेरी लगाती है मेरी चेतना की गली में। वो कहने ये क्या लिख दिया आपने, कौन सी बच्चे की जीरे की आवाज, कौन सी चेतना गली में आपकी फेरी लगाती है, ये क्या लिखा। हमने कहा सर ऐसा है, मैं लिख दिया है। अब मैं सर क्या समझाऊंगा आपको, मैं कविता का क्यों समझाऊं, मैं क्यों बताऊं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। फिर मेरी बहस हुई, मैंने कहा कि आप इतने चित्र देखते हैं, आप इतनी पेंटिंग्स देखते हैं, सब देखते हैं, क्या आप जो है आप सब पेंटर से अर्थ पूछते नहीं पूछते, मेरे कविता के बारे में क्यों पढ़े हैं। बहुत सालों बाद सर मैं प्रोफेसर दीक्षित को मिला, लखनऊ मिला, जो लखनऊ नौशिवा दीक्षित जी हैं सर। मैंने उनसे कहा ये बताइए, ये सवाल मुझे पूछा गया था, एक आदमी ने पूछा था, क्या जवाब इसका होगा। उन्होंने छूटते हमसे कहा कि मिश्र जी ये देहगंध है, ये तो देहगंध की बात हो रही है, ये देहगंध है, इसकी चिंता मत करिए। और ये रहा सर कविताएं मेरी अच्छी हुई सर। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर विद्याकांत तिवारी ने कहा कि ये इसको किताब छापते हैं। तो मेरी एक सर 2001 में सर संकलन छपा इटावा से, उसका नाम था शब्दगात। शब्दगात मेरी कविता से लिया गया था, उसमें कविता में था कि 2 शब्दगात हैं हम तुम। वो किताब छपी सर वहां से, और उस किताब की समीक्षाएं भी आई सर, और कई सारे लोगों ने, एक लखनऊ के अवध किशोर पाठक ने समीक्षा छपी, उत्तर प्रदेश की जो सूचना विभाग से पत्रिका छपी है, हरिवंश राय सिद्धांत सर निकला, उसमें उन्होंने लिखा था उतरा हुआ चिंतन शब्दगात। अच्छी समीक्षा भी मेरे पास है सर, बाद में जो किताब आई उसमें समीक्षा शामिल की गई। और इटावा में सर प्रोफेसर योगेंद्र सिंह थे, डॉक्टर योगेंद्र सिंह तुलसी पीठ वाले, हिंदी के विद्वान थे सर। उन्होंने काफी काम किया, उन्होंने रैदास का काम किया सर। उन्होंने करीब 20 पेज की समीक्षा लिखी उस किताब की, और कई सालों में उसकी समीक्षाएं उस किताब में लिखी सर। वो यहाँ वहाँ किताब गई, पर सर वो किताब ये रहा सर कि वो अब हम कहीं जाके दे नहीं पाए। वो किताब मतलब तरह से देखे तो बस रह रही ऐसे ही, थोड़ा बहुत इधर गई सर। और भी 500 प्रतियां उनके पास रखी थी। अभी मैंने अभी इसी साल मैंने उनके यहाँ से इटावा से मंगाई है अपने यहाँ लखनऊ घर में। वो किताब ऐसे पड़ी थी सर उनके पास, 200 प्रति इधर गई होगी सर, कहीं हम लोग उसको भेज नहीं पाए। हमसे वो कहते थे यहाँ जाइए वहां जाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, मैं ऐसा कर नहीं पाया। फिर मैं निराश हो गया सर कविता को लेकर के। मैंने कहा कविता कोई मतलब नहीं होता, किताब कोई मतलब नहीं होता, कौन लिखे, कौन पूछे, कौन सोचे इसको। छूट गया सर। बाद में सर लखनऊ में आया, लखनऊ में सर एक वैसी दिक्कत मेरे साथ हो गई सर, मैं 4-5 साल छोड़ दिया कविता लिखना सर। एक भी कविता नहीं, पूरे साल में 1 या 2 कविता लिखी होगी सर, लिखा नहीं सर। अंतर में सर करते करते सर मैं नोएडा पहुंचा। नोएडा में सर अथॉरिटी में मेरी नौकरी चल रही थी।
एक जगह मैंने पढ़ लिया, कहीं किसी को असर पढ़ लिया क्या, गालिब को असर पड़ा। गालिब की कहानी सर है कि वो उनके आसपास कोई आदमी बहुत जरूरतमंद था, उसको पैसे चाहिए थे। उन्होंने कहा कि इसको मैं 200 रुपये दे तो देता, पर मुझे अपना दीवान छपवाना है। हमने कहा कि उस जमाने में इतना बड़ा आदमी अगर अपनी किताबों को छपवाने की चिंता करता है तो मेरे पास जो रखा है इसका मैं क्या करूंगा। ये या तो मेरे बच्चे जो है उसको रद्दी में बेच देंगे, या जो है वो हमारे मुंह में रखे रहेंगे, पिता की चीजें है उसको हम रखे रहे नहीं फेंके, और या तो छपवाने की कोशिश करेंगे तो परेशान होंगे, इससे बेहतर मैं ही कोशिश कर लूं। तो वहां सर हमको बहुत सारे मिलने पत्रकार आते थे। मैंने एक दिन इनसे कहा कि भाई हमें कोई प्रकाशक बता दो तो जो ये किताब उताब छापता हो, पत्रिका की किताब छापता हो। उन्होंने कहा साहब एक जगह हम खुद ही प्रकाशक छाप देंगे। हम कहा नहीं, हमें तो बढ़िया प्रकाशक छपवाना है, आप कोई और प्रकाशक बता दीजिए। उन्होंने दरियागंज के एक और प्रकाशक है यहाँ सुल्तानपुर रहने वाले डीएस पब्लिशर, उनको भेज वो आए मेरे यहाँ सर। मैं था नहीं, खूब सारा कैटलॉग छोड़ गए, प्रेमचंद क्या किस्सा सब छापे थे। 15 दिन मैंने फोन नहीं किया, फिर मिलने का हमने छोड़ दिया किताब छापनी मुझे। मैंने कहा कि नहीं आपसे नहीं छपवानी, मैं तो नया आदमी, मुझे किसी बड़े प्रकाशक छपवाना है। बड़े बड़े प्रकाशक तो बाड़ी और राजकमल है, मैं कह मुझे उन्हीं छपवाना है। आप हमारी उनसे एक मुलाकात तय करा दीजिए। ठीक है हम बात करते हैं, और मैं बात करके आपको मैं बुलाऊंगा। उन्होंने हमारे सबसे पहले बाड़ी के प्रकाशक अरुण से मेरी भेंट कराई। वो उनकी बेटी जो बूढ़ी बेटी है, तो उसमें मुलाकात हुई, रात को 8 बजे गया उनके आप 1 घंटा मैंने बात की उनसे। बात करने के बाद सर ये रहा कि हमने कहा ये मेरी कविताएं होता है, देख लेंगे छपने के लायक इसमें कुछ हो छापने, पर उन्होंने हमारा संकलन से रखा नहीं अपने पास। कहा ठीक है हम बताएंगे आपको। उसके 10 दिन के बाद राजकुमार से संदेश आ गया, मैं इनसे मिलने गया। अशोक महाशय से मेरी भेंट हुई इनके दफ्तर में दरियागंज के। मैंने उनसे ये कहा कि ये मेरी कविताएं हैं और मेरी ये छपी हुई किताब है, सब इसी फोल्डर में रखा हुआ है। आपके पास इतने सारे विद्वत मंडल हैं, इतने सारे गुणी लोग हैं, इसको आप दिखवा दीजिए। इसमें से 50 कविताएं जो अच्छी हो, मजबूत हो, उसका एक संकलन छाप दे, मेरे मन में हो जाएगा कि मैं छप गया। ये मैंने कहा उनसे, अशोक माहेश्वरी जी से। कह छोड़ जाइए फिर हम बताएंगे। छोड़ दिया उनके पास। फिर 10 महीने कोई संदेश नहीं आया। मैं सोचता था कि क्या हुआ मेरी कविताओं का। एक कहा धीरज रखिएगा, वो छापने थोड़ा समय लेते हैं, बढ़िया छापेंगे। फिर एक कार्यक्रम अशोक माहेश्वरी हमसे मिल गया। उनका पूछा कि धीरे से, मैं डर के मारे पूछता नहीं था कि कहीं कहने कि नहीं वो छपेगी नहीं, कविता हम नहीं छापते, मैं कहाँ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मिस्टर जी मैंने देखा और आपकी छोटी कविताएं अच्छी हैं। चलो कुछ तो नहीं, ये नहीं पूछा छाप नहीं छाप, अच्छी है। फिर कोई संदेश नहीं। फिर 2 महीना बीता, फिर किसी काम से कहीं मिल गया। हम कह रहे हमारी कविताएं थी। कहे वो देखा आपकी वो प्रेम कविताएं हैं ना, वो अच्छी है। हम सोच रहे प्रेम कविताओं का संकलन, हमने कहा लिखी प्रेम कविताएं लिखी तो है, पर इतनी लिख दी क्या किताब के बराबर। कहा हाँ आपकी प्रेम कविताएं अच्छी। मेरे मन में सर ये आया कि चलो कम से कम कविताओं को क्या कोई देख तो रहा है। फिर करीब जब समय 10 महीना 12 महीना बीत गया तो मैंने कई दिन फोन किया, इनका फोन न लगे। फिर इनका सुबह 8 बजे फोन आया, कहे मैं आपको खोज रहा हूँ 4 दिन से। मैं तो खुद ही आपको फोन लगा रहा हूँ। मैं सर इनके पास गया, इन्होंने सर हमको 3 पांडुलिपियां दिखाई मेरी। कही साहब ये आपकी किताब है, ये आप कविता। तो हमने कहा मैं तो ये किताब छापने का था। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपका सारा काम छाप रहे हैं, आपका सारा काम छाप रहे हैं, हम सब कुछ जितना आपने दिया सारा कुछ छपने का लायक है, मैं छापूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए जो साहित्य में इतना नहीं कुछ था नहीं सर। मैं तब तक हमको ये नहीं पता था सर कि पत्रिकाओं कैसे कविता भेजते हैं। मैंने कभी किसी को पत्रिका को किसी संपादक को कविता सर कभी नहीं भेजी थी। मेरी 3 किताबें एक साथ आ गई तो हल्ला मचा, कैसे कैसे क्या हुआ। मेरी खुशी का तो कोई परवार नहीं था। उसका विमोचन सर वहां जानकी कॉलेज में हुआ, जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन के तत्वाधान में हुआ सर। फिर मैं धीमे धीमे कहानी सर आपको पता है सर। तो जब मेरी 3 किताबें आ गई उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहा था नोएडा में। तो मेरे ध्यान में आया कि अब तो किताबें आ गई, अब तो छप भी गया, आप लोग कह भी रहे, क्यों ना फिर दोबारा लिखना शुरू करूं। तो बाद में फिर दोबारा हमने फिर जो अगला सब तरीके से लिखना शुरू किया कविताएं, फिर दोबारा लौट आई सब। तो मैंने 1 साल में 1.5 साल में 360 कविता लिख दी। फिर मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा हमारी अगली किताब छाप दे। उस समय तो ऐसा हो गया था कि बहुत सारे प्रकाशक हमको मिलने लगे थे। बहुत सारे लोग हमसे कहने लगे थे अगली किताब छाप दे, आपका लंदन छाप दे, आपका अमेरिका में छाप दे, आप ऐसे करते हैं। बहुत सारे प्रस्ताव मेरे पास आने लगे थे। तो उन्होंने कहा नहीं एक बार वो छाप दिया, एक बार उनसे पूछ लूं, मना करेंगे तभी मैं दूसरी किताब छपवाऊंगा। इनसे मैंने कहा, जो कहने अभी तो पहली किताबें आपकी बिक रही है, और वो किताबें सर मेरी 3 महीने में 3 संस्करण उसके आए। इतनी बिकी उस बीच में सर वो किताबें कि कुछ
जानने वालों ने खरीदी, कुछ खरीदी, पर वो 3 संस्करण उसके आए। तो सब तरफ किताब चर्चा में आ गई, आप सबने पढ़ा, आप सबने लिखा, सब बड़े विद्वानों से उसके ऊपर लिखा, और जगह जगह सर मुझे भी जहाँ मौका मिला मैं जग में गया और मैंने अपनी किताब का सर प्रचार किया, वैसे जैसे अंग्रेजी लेखक करते किताब का प्रचार, सर वैसे मैंने प्रचार किया। लखनऊ में तमाम दफ्तरों में गया, कार्यालय में गया, कॉलेज में गया, जहां भी जा सकता था मैं जाके सर अपना कविता पाठ किया। मैंने बताया कि मेरी किताब आ गई, मुझे बड़ी उत्सुकता थी। मैं जो विद्वान थे बुलाए, उनके घर जाके गया, उनका परिचय, किताब दी। तो एक तरह से देखें तो सब जो आप कह 3 किताबें आई, तब अभी डॉक्टर दिनेश जी कह रहे थे कि आपकी चर्चा हुई, तो वो एक समय था, तो 2019 जब सर मेरी कविताएं प्रकाश में आई। फिर मैं लिखने लगा, तो मैं 300 कविता लिख दिया। तो मैंने कहा छापिए मेरी कविताएं, कहे तो बहुत ज्यादा है, तो मैं कहा हमने कहा नहीं छाप दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं, किताब तो दिख ही रही है, ये भी दिख जाएगी। तो सहमत नहीं थे, कह रहे थे नहीं, पतली किताब छापिए, ये मोटी हो रही है, 200 कविताएं ज्यादा होंगी और महंगी हो जाएगी। मैंने कहा कविता कौन ज्यादा होती है, आप छाप दिए, बिकेगी सर, आपका सेवा से। फिर शब्दों का आदेश आ गई, और उसके बाद ये हुआ सर कि मैं अनवरत लिख रहा हूँ सर, और आपके आशीर्वाद से, मैं गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं लगातार लिख रहा हूँ सर, और कविताएं की, अच्छा मुझसे पूछे सर, मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ सर, और मैं पढ़ नहीं पाता सर, किताबें बहुत ज्यादा मेरे पास है, मैं किताबें लगातार खरीदता रहता हूँ, किताबों के साथ रहता हूँ, किताबों की कंपनी में रहता हूँ, उससे ज्यादा पढ़ नहीं पाता। कविताएं सर लगातार लिखता हूँ, भाव से हमेशा आते रहते हैं, कविताएं आती रहती हैं, कहीं कहीं जीवन से आती, जहां से आती रहती हैं। कभी आप जो कविता मैंने सुनाई सर, अभी आज सुबह लिखी है, तो अलग अलग बिंब आते हैं, कविता की रचना प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरह की है। पर मैंने देखा सर दुनिया के सारे कवि सर एक ही भावभूमि पर जाकर लिखते हैं सर, एक ही तरीके से लिखते हैं, और सबकी रचना प्रक्रिया एक है। जीवन के अलग अलग भावों से जो सर अनजान भाव होते हैं, अनजान जगह होती है, अनजान स्रोत होते हैं, उससे एक एक चीज से इकट्ठा होती है, एक एक जो इंग्रेडिएंट इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा कविता बन जाता है। इस रूप में कविताएं आती हैं सर। तो ये मेरा सर वक्तव्य था, संक्षिप्त वक्तव्य था सर, और बाकी आप जैसे अनुमति आगे फिर मैं बढ़ूंगा सर। कृपा सागर पांडे सर। हाँ सर दिनेश जी, काव्य पाठ हो जाए, और अष्टभुजा शुक्ल जी भी जुड़े हैं जी। अब काव्य का अपने, हाँ, अब आप अपनी कुछ कविताएं सुना दीजिए हम लोगों को। मैं 3 कविताएं मैंने चुनी हुई है, उसको मैं सुनाऊंगा, 3 कविताएं जी। अरे 3 से थोड़े काम चलेगा, खैर पहले 3 सुनाइए जो आपने सुनी है। एक कविता है साइकिल, शीर्षक है साइकिल। सुनाता है एक साइकिल के साथ बड़ा हुआ मैं, एक साइकिल के सपने के साथ बड़ा हुआ मैं, जिसमें नरम सीट और लाइट लगी हो, जिसमें नरम सीट और लाइट लगी हो, सर्दियों की कुहासा भरी सुबहों में, सर्दियों की कुहासा भरी सुबहों में, ओस और धूल से पटे रास्तों पर, ओस और धूल से पटे रास्तों पर, बोझिल पहियों से चिपकी धूल और तिनकों को, बोझिल पहियों से चिपकी धूल और तिनके को गन्ने के गुल्ले से हटाने के सपने के साथ सोया मैं, गन्ने के गुल्ले से हटाने के सपने के साथ सोया मैं हर रात, जिससे हर सुबह स्कूल पहुंच सकूं समय से, जिससे हर सुबह स्कूल पहुंच सकूं समय से, और लौटते समय गन्ने के खेतों के मध्य से गुजरती, और लौटते समय गन्ने के खेतों के मध्य से गुजरती सांपों के रहवास वाली, सांपों के रहवास वाली हरियाली से लगभग ढकी सी, हरियाली से लगभग ढकी सी नहर की एकल पटरियों पर, नहर की एकल पटरियों पर डरूं नहीं, डरूं नहीं, अंधेरे से पूर्व पहुंचकर घर, अंधेरे से पूर्व पहुंचकर घर खा सकूं शाम का कलेवा, खा सकूं शाम का कलेवा, और कम दुखे नंगे पांव, और कम दुखे नंगे पांव, कई बार निकल जाता है कोई साइकिल सवार बगल से, कई बार निकल जाता है कोई साइकिल सवार बगल से घंटी बजाता हुआ, कई बार
सब्जी नहीं है, कोई सब्जी बनाई। साइकिल सवार बगल से घंटी बजाता हुआ ट्रिंग ट्रिंग मुझे छोड़ता हुआ सुनसान रास्तों पर, मुझे छोड़ता हुआ सुनसान रास्तों पर। नंगे पांव की धूल ही थी दोस्त, नंगे पांव की धूल ही थी दोस्त, घर तक आती स्कूल तक जाती। जारी रहा मेरा जगना, दिन उगने से पहले दिन डूबने के बाद पहुंचना घर। जारी रहा मेरा जगना, दिन उगने से पहले दिन डूबने के बाद पहुंचना घर। बड़ा हो गया मैं, बड़ा हो गया मैं, आधा दर्जन वाहनों से चलकर भी वातानुकूलित शयन कक्षों के नरम बिस्तर पर रातों में उठता है पांव का दर्द। बड़ा हो गया मैं, आधा दर्जन वाहनों से चलकर भी वातानुकूलित शयन कक्षों के नरम बिस्तर पर रातों में उठता है पांव का दर्द। और कभी कभी मैं चलता रहता हूं नंगे पांव, और कभी कभी मैं चलता रहता हूं नंगे पांव, गांव से स्कूल जाती पगडंडियों पर धूल से खेलता हुआ। गांव से स्कूल जाती पगडंडियों पर धूल से खेलता हुआ। सपनों में आज भी कोई साइकिल सवार, सपनों में आज भी कोई साइकिल सवार गुजर जाता है घंटी बजाता हुआ बगल से। सपनों में आज भी कोई साइकिल सवार गुजर जाता है घंटी बजाता हुआ बगल से, ट्रिंग ट्रिंग मुझे छोड़ता हुआ अकेला सुनसान रास्तों पर। दूसरी कविता सुना रहा हूं सर। कविता का शीर्षक है मुझे सब। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। क्या मेरी कविता मैंने सुनाई थी तो आवाज सुनाई पड़ी थी या माइक पहले से ऑफ था? माइक ऑफ हो गया था सर, फिर अभी ऑफ हुआ है, अभी ऑफ हुआ है। अभी ऑफ हुआ है ना? कविता मेरी पूरी हो गई थी। हाँ, पिछली वाली पूरी हो गई थी, आप नई कविता जो सुना रहे। बस ठीक है, ठीक है। कविता का शीर्षक है मुझे शब्द चाहिए। सामने कीबोर्ड रखा था, कुछ हो गया होगा जी। कविता का शीर्षक मुझे शब्द चाहिए। ये शब्दों के देश से ही ये कविता सुना रहा हूं मैं। दोपहरी में सड़क के किनारे जी, दोपहरी में सड़क के किनारे अपनी चलताऊ दुकान की एक दोपहरी में सड़क के किनारे अपनी चलताऊ दुकान में एक तरफ पजावे पर छुरी धार देता लड़का ठीक से बंद करना नहीं जानता। पजावे पर छुरी को धार देता लड़का ठीक से बंद करना नहीं जानता। एक रंग बिरंगे चमकदार पंखों, एक रंग बिरंगे चमकदार और चपल आंखों वाला मुर्गा अपनी लंबी गर्दन उचकाकर कभी कभी छुरी कभी ग्राहक को बारी बारी देखता है। अपनी लंबी गर्दन उचकाकर देता है। उस बधे पैर वाले मुर्गे के लिए, उस बधे पैर वाले मुर्गे के मनोभाव लिखने के लिए मुझे शब्द चाहिए। उस बधे पैर वाले मुर्गे के मनोभाव को लिखने के लिए मुझे शब्द चाहिए। मेरे शहर के घर की गली के मुहाने पर, मेरे शहर के घर के गली के मुहाने पर वो भागता हुआ पालतू सा कुत्ता, जिसके गले का पट्टा लगातार उसके गर्दन के गहरे घाव में तेजी हुए धंसता जा रहा था। जिसके मेरे शहर के घर की गली के मुहाने पर वो भागता हुआ पालतू सा कुत्ता, जिसके गले का पट्टा लगातार उसके गर्दन के गहरे घाव में तेजी से हिलते हुए धंसता जा रहा था, जिसे मैंने बरसों पहले देखा था, जिसे मैंने बरसों पहले देखा था। झटके से ओझल होते हुए वो कहां तक भागा होगा, वो कहां तक भागा होगा। मेरी चेतना उसे लिखने की कोशिश में गली के मुहाने पर खड़ी है तब से सही शब्द की तलाश में। मेरी चेतना उसे लिखने की कोशिश में गली के मुहाने पर खड़ी है तब से सही शब्द की तलाश में। मुझे ठीक से नहीं पता, मुझे ठीक से नहीं पता बरसात के बादल उदास होते हैं या नहीं। मुझे ठीक से नहीं पता बरसात के बादल उदास होते हैं या नहीं, पर मुझे लगता है स्त्रियों के रोने पर, और मुझे लगता है स्त्रियों के रोने पर सृष्टि में पानी का अनुपात बराबर रखने के लिए, पर मुझे लगता है स्त्रियों के रोने पर सृष्टि में पानी का अनुपात बराबर रखने के लिए
सूख जाते हैं बादल, सूख जाते हैं बादल। वर्षा और रुदन में आंखों को प्रस्तुत, वर्षा और रुदन में आंखों को प्रस्तुत समान दृश्यावलियों के लिए मुझे सब चाहिए। वर्षा और रुदन में प्रस्तुत आंखों को प्रस्तुत समान दृश्यावलियों के लिए मुझे सब चाहिए। कार्तिक के पवित्र मास में, कार्तिक के पवित्र मास में पक उठे धान के सुगंधित खेतों के आहर्निश सूखते जल में फंसी मछलियों की पारदर्शी तरल आंखों में पसरती निराशा को लिखने के लिए। कार्तिक के पवित्र मास में पक उठे धान के सुगंधित खेतों के आहर्निश सूखते जल में फंसी मछलियों की पारदर्शी तरल आंखों में पसरती निराशा को लिखने के लिए। खेत के घसियाए मेड़ों पर कई सुबहों से, खेत की घसियाई मेड़ों पर कई सुबहों से नंगे पांव टहल रहा हूं मैं सही शब्द की तलाश में, नंगे पांव टहल रहा हूं मैं सही शब्द की तलाश में। सड़क के किनारे टूटे पैरों वाली, सड़क के किनारे टूटे पैरों वाली नील गाय की सजल आंखों में, सड़क के किनारे टूटे पैरों वाली नील गाय की सजल आंखों में बहुत धीमी दिखती है मृत्यु की आहट, बहुत धीमी दिखती है मृत्यु की आहट। शिकारियों के आने तक, शिकारियों के आने तक जीवित रहने की मजबूरी को लिखने के लिए मुझे सब चाहिए। शिकारियों के आने तक जीवित रहने की मजबूरी को लिखने के लिए मुझे सब चाहिए। एक महारुदन प्रस्फुटित, एक महारुदन प्रस्फुटित होता है, एक महारुदन प्रस्फुटित होता है कटकर गिरते हुए पेड़ों से, कटकर गिरते हुए पेड़ों से कुल्हाड़ियां अलग आवाज करती हैं, कुल्हाड़ियां अलग आवाज करती हैं सूखे और हरे पेड़ों को काटते हुए, सूखे और हरे पेड़ों को काटते हुए कुल्हाड़ियों की सूखी और गीली आवाज के लिए मुझे सब चाहिए। कुल्हाड़ियों की सूखी और गीली आवाज के लिए मुझे सब चाहिए। और ये अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं इस कविता की। अपनी गुमशुदा बेटी के लौट आने की उम्मीद में, अपनी गुमशुदा बेटी के लौट आने की उम्मीद में पुलिस थाने में खड़ी बेहद अधीर मां, अपनी गुमशुदा बेटी के लौट आने की उम्मीद में पुलिस थाने में खड़ी बेहद अधीर मां श्रृंगार विहीन है कई दिनों से, श्रृंगार विहीन है कई दिनों से। इस श्रृंगार निसंगता में जीती, इस श्रृंगार निसंगता में जीती स्त्री के लिए मुझे सब चाहिए, मुझे सब चाहिए। ये दूसरी कविता थी हमारी। तो कविताएं, दो कविताएं सुना दी हमने दिनेश जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक मूव है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा था अभी सुनाए आप एक दो और कविताएं, बल्कि मैं कहूंगा कि जो तीन आपने चयन किया वो तो उसमें तक एक और अभी बची होगी ना। हाँ 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 ठीक है। हाँ, और उसके बाद शब्दों के देश के जो शुरुआती कविताएं हैं जो छोटी छोटी इतनी मजेदार हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो भी आप सुनाएं। मैं सुना रहा हूँ, देखें। ये कविता है, छोटी कविता सुनाता हूँ। कविता है शीर्षक देह। दो कविताएं हैं देह पर, एक देह एक है, एक देह दो है। तो देह की पहली कविता सुना रहा हूँ, छोटी कविता। मेरी देह छूती है तुम्हारी देह, मेरी देह छूती है तुम्हारी देह, जैसे कसाई छूता है मांस, जैसे कसाई छूता है मांस ठीहे पर। मेरी देह छूती है तुम्हारी देह, जैसे कसाई छूता है मांस ठीहे पर, जैसे रेल छूती है पटरियां गति में, जैसे रेल छूती है पटरियां गति में। ये पहली कविता थी। देह की दूसरी कविता। देह कार्बनिक है आग पहचानती है, देह कार्बनिक है आग पहचानती है। एक पीपल लगाना मेरी राख पर, एक पीपल लगाना मेरी राख पर, बड़ा होकर रहना चाहता हूं चिड़ियों के पास, बड़ा होकर रहना चाहता हूं चिड़ियों के पास, सीखना चाहता हूं उनकी भाषा, सीखना चाहता हूं उनकी भाषा, गाना चाहता हूं उनके गीत, गाना चाहता हूं उनके गीत। हर शाम उनकी सकुशल वापसी की प्रतीक्षा में रहना चाहता हूं, हर शाम उनकी सकुशल वापसी की प्रतीक्षा में रहना चाहता हूं, एक नई सुबह एक नए गीत के लिए,
एक नई सुबह, एक नए गीत के लिए। एक छोटी कविता है, कितना जियोगे। ये कविता बहुत छोटी है। अभी कितना जियोगे पूछता है, अभी कितना जियोगे पूछता है हर जीवित आदमी से मरा हुआ आदमी। अभी कितना जियोगे पूछता है हर जीवित आदमी से मरा हुआ आदमी। और दूसरी कविता छोटी है, आंसू, शीर्षक है आंसू। मन हमेशा भर लेता है कटोरा आंसुओं से, भर लेता है कटोरा आंसुओं से। आंखें तो केवल अतिरिक्त ही बहाती हैं, आंखें तो केवल अतिरिक्त ही बहाती हैं। और ये कविता है सपने, एक छोटी कविता है, थोड़ी सी बड़ी कविता है। सपने ही जगाकर रखते हैं जीवन की अलख, सपने ही जगाकर रखते हैं जीवन की अलख, वरना फूल भी जीतते हारते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय। फूल भी जीतते हारते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय। ईश्वर भी होता होगा, ईश्वर भी होता होगा कम सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। ईश्वर भी होता होगा, फूल भी जीतते हैं हारते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय। ईश्वर भी होता होगा कम सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। छोटी कविताएं हैं। और ये कविता है झूठ, झूठ था, कविता है झूठ था। झूठ था जब पिता हार गए थे पंजा लड़ाई, झूठ था जब पिता हार गए थे पंजा लड़ाई, और मैंने लड़ना सीख लिया था जिंदगी से। झूठ था जब पिता हार गए थे पंजा लड़ाई, और मैंने लड़ना सीख लिया था जिंदगी से। झूठ था जब मेरा बिलियर्ड कोच हार गया अंतिम अंक, झूठ था जब मेरा बिलियर्ड कोच हार गया अंतिम अंक, और मुझे जीतना आ गया, और मुझे जीतना आ गया। झूठ था जब उसने कहा किसी और से प्रेम करती है, झूठ था जब उसने कहा किसी और से प्रेम करती है, और खत्म हो गया था मेरा ठहराव, और खत्म हो गया था मेरा ठहराव। मैं सोचता हूँ पहला झूठ माँ ने बोला होगा, मैं सोचता हूँ पहला झूठ माँ ने बोला होगा, जब कहा होगा देखो ये चला अपने पैरों पर, और मुझे चलना आ गया। मैं सोचता हूँ पहला झूठ माँ ने बोला होगा, जब कहा होगा देखो ये चला अपने पैरों पर, और मुझे चलना आ गया। दूसरा छोटी कविताएं थी दिनेश जी, बस और सुनाए तो कहिए, कविताएं हो गई। आवाज आपकी नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा था कुछ दूसरे मूड वाला, जैसे ये शुरुआती कविता सुना दीजिए, उन्हीं के पास। जी किसके पास? उन्हीं के पास, उन्हीं के पास। मैं बस जी सुनाता हूँ जी। ये तो कविताओं की फरमाइश होती है, अच्छा कुछ नहीं होता कवि के लिए। मैं सुना रहा हूँ। हाँ जी, उन्हीं के पास पहली कविता है शीर्षक की इस संग्रह की, और मुझे वो पसंद है जी। कविता का शीर्षक है उन्हीं के पास। उन्हीं के पास है मेरी ठोकरों का हिसाब, उन्हीं के पास है मेरी ठोकरों का हिसाब, जो सोचते हैं मैं गिरूंगा एक दिन। उन्हीं के पास है मेरी ठोकरों का हिसाब, जो सोचते हैं मैं गिरूंगा एक दिन। वही रखते हैं मेरे नींदों की लागू, वही रखते हैं मेरी नींदों की लागू, जो डरते हैं मेरे सपनों से। वही रखते हैं मेरी नींदों की लागू, जो डरते हैं मेरे सपनों से। मेरी चुप्पियों को मेरा गूंगापन समझने वाले, मेरी चुप्पियों को मेरा गूंगापन समझने वाले अनजान हैं मेरे आसपास की मुखरता से। मेरी चुप्पियों को
मेरा गूंगापन समझने वाले अनजान हैं मेरी आसपास की मुखरता से। और एक कविता है बटा हुआ, शीर्षक है बटा हुआ। जो मेरे अंदर था वही मेरे बाहर था, जो मेरे अंदर था वही मेरे बाहर था, लड़ता रहा मैं। जो मेरे अंदर था वही मेरे बाहर था, लड़ता रहा मैं। जो नहीं था कहीं भी, जो नहीं था कहीं भी, मेरी कल्पनाओं में मुखरित होता रहा। जो नहीं था कहीं भी, मेरी कल्पनाओं में मुखरित होता रहा। जन्म जन्मांतर मैंने जिया जिसे, जन्म जन्मांतर मैंने जिया जिसे, वह जीवन बटा हुआ था, वह जीवन बटा हुआ था। और एक कविता है मेरी छोड़ो, मेरी छोड़ो, यहाँ पशुओं को भी मैसर नहीं उनके हिस्से का जीवन। मेरी छोड़ो, यहाँ पशुओं को भी मैसर नहीं उनके हिस्से का जीवन। मैं लिखता रहूंगा कविताएं, मैं लिखता रहूंगा कविताएं। मुझे संदेह है मेरी कविताएं उजाला देंगी। मुझे संदेह है मेरी कविताएं उजाला देंगी मेरे हिस्से के जीवन को। मैं जीता रहूंगा अवैध जीवन, मैं जीता रहूंगा अवैध जीवन। और ये कविता है सपनों में। मैं सुनाऊं ना दिनेश जी, कविताएं मैं सुनाऊं ना? जी बिल्कुल सुनाइए। हाँ। अरे कविता, हाँ, सब मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं। अरे बड़ा बहुत अच्छा है। सपनों में, सपनों में जीना ही पड़ा, सपनों में जीना ही पड़ा, जाग कर तो पूरी नहीं होती जिंदगी। सपनों में जीना ही पड़ा, जाग कर तो पूरी नहीं होती जिंदगी। सपनों में चलना ही पड़ा, सपनों में चलना ही पड़ा, होश में तो पूरी नहीं होती यात्राएं, होश में तो पूरी नहीं होती यात्राएं। सपनों में करनी ही पड़ी चर्चा, सपनों में करनी ही पड़ी चर्चा, बैठकों में तो अधूरे ही रहे विमर्श, बैठकों में तो अधूरे ही रहे विमर्श। और ये कविता है, कविता हर कविता शीर्षक है। हर कविता एक मोती होती है, हर कविता एक मोती होती है, बनती है मोती की तरह आत्मरक्षा, बनती है मोती की तरह आत्मरक्षा। हर कविता मानवीय चेतना में मौजूद, हर कविता मानवीय चेतना में मौजूद घुसपैठियों के विरुद्ध, हर कविता मानवीय चेतना में मौजूद घुसपैठियों के विरुद्ध एक सार्थक सुरक्षा पंक्ति है, एक सार्थक सुरक्षा पंक्ति है। और दो कविता है, बड़ा होना, बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा होना, बड़ा होने के लिए चढ़नी पड़ती आते हैं। और ये बड़ा होना दो है कि बड़ा होना पहाड़ होते जाना है, बड़ा होना पहाड़ होते जाना है सभी परिचय के विरुद्ध, बड़ा होना पहाड़ होते जाना है सभी परिचय के विरुद्ध। लगातार बर्फ होना है, लगातार बर्फ होना है ऊंचाइयों के साथ बड़ा होना, लगातार बर्फ होना है ऊंचाइयों के साथ बड़ा होना। और ये कविता का शीर्षक है दाढ़ी। दाढ़ी रोज बढ़ जाती है वृक्षों की कोपलें, रोज बढ़ जाती है वृक्षों की कोपलें, घास की फुनगियां, घास की फुनगियां, उत्तर का पहाड़ रोज बढ़ जाती हैं वृक्षों की कोपलें, घास की फुनगियां, उत्तर का पहाड़ और मेरी दाढ़ी रोज बढ़ जाते हैं। मेरा सेव करना रोज गहरा कर देता है मेरा विश्वास कि मैं जीवित हूं, मेरा सेव करना रोज गहरा कर देता है मेरा विश्वास कि मैं जीवित हूं।
दो कविता में सांपों को सुना रहा हूँ। सांप के ऊपर दो कविता सुना रहा हूँ। पहली कविता है, सांप मनुष्य ही होंगे अपनी योनि में। सांप मनुष्य ही होंगे अपनी योनि में, पर सांपों के सपने मनुष्यों जैसे नहीं होते होंगे। पर सांपों के सपने मनुष्यों जैसे नहीं होते होंगे। अक्सर आते हैं सांप मनुष्यों के सपने में। अक्सर आते हैं सांप मनुष्यों के सपने में, पर सांपों के सपने कदाचित मुक्त होंगे मनुष्यों से। पर सांपों के सपने कदाचित मुक्त होंगे मनुष्यों से। और सांप की दूसरी कविता है, सांपों को नहीं पता वो विषधर है। सांपों को नहीं पता वो विषधर है, पर मर जाता है। सांपों को नहीं पता वो विषधर है, मर जाता है मनुष्य उनके काटने से। सांपों को नहीं पता कि वो विषधर है, मर जाता है मनुष्य उनके काटने से। सांपों को ये भी नहीं पता कि क्यों हो रही हत्याएं। सांपों को ये भी नहीं पता कि क्यों हो रही हैं हत्याएं। और एक कविता है अंधेरे की कविता, शीर्षक है अंधेरे की कविता। बासी खाना किसी न किसी की भूख मिटाता है। बासी खाना किसी न किसी की भूख मिटाता है, सड़ा मांस भी कोई न कोई खा जाता है। बासी खाना किसी न किसी की भूख मिटाता है, सड़ा मांस कोई न कोई खा जाता है। अंधेरों का इंतजार कईयों को रहता है। अंधेरों का इंतजार कईयों को रहता है। अंधेरा किसी न किसी की अंधेरों का इंतजार कईयों को रहता है। आपकी बात है, लेने ले देंगे। अंधेरों का इंतजार कईयों को रहता है। अंधेरा किसी न किसी को खाता है। अंधेरा किसी न किसी को खाता है। रोशनी के झरोखे हर ओर हों जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, अंधेरा अपनी जगह ही आता है। अंधेरा अपनी जगह ही आता है। और ये कब शीर्षक है उदासी। उदासी उदासी कभी कभी आती है 16 श्रृंगार की। उदासी कभी कभी आती है 16 श्रृंगार किए चिर परिचित अनौपचारिकता के साथ। उदासी कभी कभी आती है 16 श्रृंगार किए चिर परिचित अनौपचारिकता के साथ। पुरानी दोस्त है, पुरानी दोस्त है, बेरुखी भी ठीक नहीं। पुरानी दोस्त है, बेरुखी भी ठीक नहीं। गले मिलूं तो खो जाने का भय है। गले मिलूं तो खो जाने का भय है। और ये शीर्षक कविता का सड़क का कुत्ता। सड़क का कुत्ता दिन में कई बार सूंघता है वह जमीन। सड़क का कुत्ता दिन में कई बार सूंघता है वह जमीन, जहां खाना मिला था पिछले दिन। जहां खाना मिला था पिछले दिन। सड़क का कुत्ता हर रोज साधता है। सड़क का कुत्ता हर रोज साधता है साम्यावस्था भोजन और भूख की। सड़क का कुत्ता हर रोज साधता है भोजन और भूख की। ये कविता देहगंध। देहगंध में ये अंतिम कविता सुना रहा हूं। नई किताबों से तुम्हारी देहगंध। नई किताबों से तुम्हारी देहगंध, समय के साथ किताबों के धूसर पन्नों से। नई किताबों से तुम्हारी देहगंध, समय के साथ किताबों के धूसर पन्नों से धूल सी लिपटी है। किताबों के धूसर पन्नों से धूल सी लिपटी है, जिन्हें छूते ही महक उठते हैं उंगली को। जिन्हें छूते ही महक उठते हैं उंगली को। अरे दिनेश जी, छोटी कविताएं भी हो गई। बिल्कुल। तो वैसे तो राकेश जी की कविताएं इतनी संप्रेषणीय है कि बहुत ज्यादा सवाल की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी सवालों का स्वागत है। हाँ, जितने सवाल, लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूँ, फिर भी आप लोग पूछना चाहते हैं और आपकी कुछ जिज्ञासा है कविताओं को लेकर, तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम सर।
धन्यवाद दिनेश सर, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले महाशय, मेरे कविता के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न नहीं है। महाशय, जैसे कि पहले आपने अपने जीवन के बारे में बताए। महाशय, मैंने सुना, जैसे लग रहा था आप आधा बात जो मेरे मन में बरसों से चल रहा था, आपने उसका समाधान कर दिया। इसके लिए महाशय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही मेरा प्रश्न ये है महाशय कि आपने जैसे आपने बोला कि प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं पढ़ नहीं पाता, आत्मविश्वास नहीं बन पाता है। महाशय, आपने उस डिप्रेशन को कैसे अपने आप से हैंडल किया, कैसे आप उसको झेले? महाशय, थोड़ा उसको आप सलाह दीजिए, जिससे हम लोग अपने जीवन में जो ये सब हो रहा है उसको तोड़ के आगे बढ़े। महाशय, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है और कई ऐसे मित्र हैं जिनको भी मैं देखता हूँ उसमें काफी प्रतिभा है, लेकिन वो सही दिशा नहीं चुन पाता या फिर किसी परेशानी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे कोई बीज होता है ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज होता है, और उसे गलत मिट्टी में डाल दिया जाए, उसे खाद पानी ना मिले या समय से धूप ना मिले या उसकी निराई गुड़ाई ना हो, तो वो कुंठित हो जाता है। वो फिर उसमें वो फल नहीं आता जो उस बीज की प्रतिभा होती है। हम सबके भीतर एक ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है, पर हमारे पास एक हिम्मत होती है, हमारे पास एक आत्मविश्वास अंदर से होता है। अगर आप कहीं अंदर टटोलेंगे तो आपको लगेगा। दुनिया का विश्वास जरूरी नहीं है आपके ऊपर, आपका अपना विश्वास जरूरी है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि कहीं कुछ वो जो मेरे भाव थे, वो मजरूर सुल्तानपुरी का गीत है कि यह दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो, उस भाव में एक बार मैं निकल गया घर से छोड़ करके। बस मुझे था कि बस मुझे कोई पूछे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल थे। मेरा जीवन बहुत कीमती था। उस समय हर आदमी का ध्यान मेरे ऊपर था, पर मुझे कुछ समझने की स्थिति में नहीं था। ऐसा हमेशा ऐसा होता है। वो एक ऐसी बिगड़ी गाड़ी की तरह आप होते हैं जो रोड किनारे खराब होती है, लोग बगल से निकल जाते हैं देखते हुए आपको, पर कोई पूछता नहीं कि भाई तुम यहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो, तुम्हें क्या करूं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो इसमें अपनी हिम्मत काम आती है, आपका अपना खुद का आत्मविश्वास जो चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, और वो सब सारे विरोधों को तोड़ के आगे बढ़ता है। फिर लोग विश्वास करते हैं, है ना। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता है। आगे चलना है आपको, तो तरीका नहीं, आप मुझसे मेरा तरीका पूछ रहे हैं। मेरा तरीका है, मुझे कोई काम करना होता है तो मैं खूब पढ़ता हूँ। मैंने खूब किताबें खरीदी उस बार, जितनी भी हम नाम साकाजी किताब, आप ताजुब करेंगे मेरे कोर्स किताब पढ़ने का और मेरी मनोविज्ञान किताब पढ़ने का एक अलग समय था। मैं रात को 10 बजे तक अपनी किताबें पढ़ता था। मेरा उस समय आईएएस का मेंस चल रहा था, मैं 89 का आईएएस का मेंस दे रहा था, लोक सेवा आयोग मेरा सेंटर था। 10 बजे के बाद 1 बजे तक रोज मैं मनोविज्ञान किताबें पढ़ता था। मैं डॉक्टर ने कहा था मुझसे कि आपका अवसाद लौटेगा, कभी भी लौट सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं सुन के चला है। और मुझे मालूम था कि मैंने बहुत मजबूत दीवार खड़ी की अपने 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 दिमाग में, और मैं बहुत चैतन्य जीवन जीता हूँ। मुझे पता होता मेरे मन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब अवसाद आएगा। और कोई बुरी चीज नहीं है, उदास होना कोई बुरी चीज नहीं है, दुखी होना कोई बुरी चीज नहीं है। सब जीवन के बहुत आवश्यक तत्व हैं, और हमको इसमें जीना चाहिए, इसको परखना चाहिए, इसके साथ रहना आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर आप दुख है तो दुख के साथ रहिए, उदास है उदासी के साथ रहिए, वो जीवन का आवश्यक अंग है। पर अपनी जो महत्ता है वो खुद के कारण है। आपका आत्मविश्वास जिस दिन दिखेगा तो दुनिया मिलकर आपको आत्मविश्वास नहीं दिला पाएंगे, और जिस दिन आपका आत्मविश्वास खुद के भीतर रहेगा तो दुनिया आप पर विश्वास करेगी। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। जी महाशय, धन्यवाद महाशय। और किसी की कोई प्रश्न हो? हेलो सर। जी हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, नाम बता दे, कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम अमरीश दुबे है। सबसे पहले मैं आप सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम करना चाहूंगा। और सर से मेरा सवाल ये है, जैसा कि सर हमने आपके बारे में इससे पहले भी कुछ चीजें पढ़ी कि आप सर्विस में कब आए और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे, साइंस में आपने एडमिशन लिया। तो सर इन के बीच आपने इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा पास किया, और पास करने के बाद जो दैनिक चुनौतियां आती हैं, जबकि बताया जाता है कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है आप लोगों का, इन सबके बीच सर आपने साहित्य के प्रति इतना गहरा जो है पकड़ संबंध बनाए रखा और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं रची। तो सर इसका हमको एक मंत्र दें, और हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं हम सभी आप सुनना चाहेंगे इसका एक गूढ़ रहस्य क्या रहा, क्योंकि सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अमरीश जी, साहित्य जो है वो एक सृजन है, वो सीख नहीं सकते आप उसको, आप उसे किसी से पूछ के नहीं कर सकते। आप जब आपकी चेतना विकसित होती है
और धीमे धीमे विकसित होती है। आप पहले कोई चीज जब जीवन को आप देखना शुरू करेंगे तो आप साहित्य रचे बिना रह नहीं पाएंगे। पढ़ने से, किताब पढ़ने से, तमाम चीजों से, बहुत किताबी ज्ञान से आप साहित्य के सर्जक नहीं हो सकते। जीवन दिखेगा तो रचा जाएगा, जीवन नहीं दिखेगा तो जो पढ़ के आप लिखेंगे तो वो दोबारा एक तरह से वो चीज एक नकल हो जाती है, एक वो चीज ऐसी हो जाती है जो मतलब पहले कही गई है। कविता की एक बड़ी खास बात है, वो हर बार नई होनी चाहिए, नया कथन होना चाहिए, जीवन का एक नया उद्घाटन होना चाहिए, जीवन का कोई ऐसा पक्ष सामने आना चाहिए जो प्रथम बार अगर नहीं भी आया है, अगर पहले आया है तो वो बिल्कुल नए तरीके से कहा गया होगा। वो तभी होगा जब फर्स्ट हैंड, जब प्रथम दृष्टया आप खुद देखेंगे उस चीज को। तो उसके लिए अपने चेतना को विकसित करना, अपने आसपास के जीवन को, अपने भीतर के जीवन को, जीवन के हर रूप को जो धरती पर है, जो आसपास है, पर आप देखते नहीं। कितनी सारी चीजें आपके आसपास होती हैं, कितने सारे पक्षी आपके आसपास रहते हैं, कितने सारे लोग दुख में आपके आसपास होते हैं। क्या सबको देखते हैं आप नहीं देखते हैं। और जब आप दुख में होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप किसी भाव में होते हैं, तो आप किससे पूछते हैं? किसी से नहीं पूछते हैं, आप होते हैं उसमें। तो ये जो सृजन है इसको आदमी जीता है, ये मेरा जीवन है, मैं लिखे बिना नहीं रह सकता। मैं 28 साल 25 साल लिखता रहा, किसी को पता नहीं चला कि मैं लिख रहा हूँ। मेरे मन में इच्छा नहीं थी मैं छपूं, अभी मैं कविताएं नहीं भेजता, अभी भी मैं बहुत संकोची आदमी हूँ, मैं अंदर से डरता भी हूँ। मैं विश्वासी आदमी को मैं लिखता हूँ, किसी काम का है भी कि नहीं है, वो कोई पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, या काम की चीज है कि नहीं, पर मैं लिखे बिना नहीं रह सकता। ये मेरी दिक्कत है। तो आप इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको जीवन को निकट से देखना है। जब जिस दिन देखना आ जाएगा आप सब सीख जाएंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया। बस सर एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे, बिल्कुल मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। जैसा कि सर आपने विभिन्न जनपदों में एसडीएम के पद पर रहते हुए अपने दायित्व का निर्वहन किया, और तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अगर जो लोग नए लोग इस सर्विस में आना चाहते हैं, तो सर्विस में आने के बाद में किस तरीके के टेम्परामेंट की आवश्यकता होती है, उसको हम अपने तैयारी के साथ में उस दृष्टिकोण से एक तरीके का वो टेम्परामेंट लाने का कोशिश करें और उस तरीके से आगे तैयारी को कंटिन्यू करें। अमरीश जी, आगे का सवाल पूछ दिया आपने, बुरा मत मानेगा। पहले पढ़ाई करिए, नौकरी पाइए, उसके बाद ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। आपको पढ़ाई करनी है, आपको नौकरी पानी है, उसके बाद सरकार पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है, आपको सिखाया जाता है हर चीज, आपको बताया जाता है हर चीज, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, सेना की जब भर्ती होती है तो दौड़ तो कराते हैं, गोली चलाना सिखाते हैं, बंदूक की ट्रेनिंग वो तो है, उनको दौड़ कराते हैं। तो आप जब बेसिक चीज आपको आप पढ़ाई करिए, आपको मेरी शुभकामनाएं, आप अच्छे अधिकारी बने, बाद में सब सिखा देंगे भाई। आप मुझे खोज करना, मैं सिखा दूंगा आपको। वो थोड़ा एक स्टेप आगे की बात अभी ना हमसे पूछिए, ठीक है, उचित नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद अमरीश। हेलो सर, प्रणाम। खुश रहिए। कौन बोल रही है? मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परास्नातक द्वितीय अधिसत्र की छात्रा हूँ। जी। सर प्रथम सर, आप जो अपने जीवन संघर्ष गाथा कहे, उसमें विज्ञान से लेके राजनीति विज्ञान और फिर संस्कृत तक की यात्रा, और फिर एक ये प्रतिष्ठित भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा IAS में जाना, ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और सर इसके लिए मैं आपके को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न हमारे गुरुदेव के लिए है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि जो है वो सहरसा के महिसी गांव है। तो चूंकि मंडन और भारती की परंपरा को कायम रखने के लिए वहाँ हमारे एक संस्कृत के सर सभी बच्चों को इकट्ठा करके और बचपन से ही वो संस्कृत हम लोग को सिखाते थे। हाल के 2-3 वर्षों में पता चला कि वो अवसाद की शिकार हैं सर। तो सर अवसाद में मैं जो महसूस की कि सोचने की जो एक क्षमता होती है आम जन की अपेक्षा कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा चिंतन करने लगते हैं, घर से निकल जाते हैं कभी कभी। तो सर वो इलाज करवा रहे हैं, और गुरु माता से बात होने पे पता चला कि डॉक्टर का कहना है कि जीवन पर्यंत दवाई लेना होगा सर। तो इससे निजात पाने के लिए अपने गुरुदेव के लिए मैं सर ये प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ कि किस प्रकार निजात पाया जा सकता है। मैं स्नेहा जी, मैं समर्थ आदमी नहीं हूँ इस मामले में कि आपको गुरुदेव की क्या दिक्कत है मैं बता सकूं। अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर वो एक ओवर स्टेपिंग होगी, वो क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की बात होगी। वो जो उनका जो ट्रीटमेंट जो इलाज कर रहे हैं वही कर पाएंगे,
वही बता पाएंगे। इस मामले में आपको कोई चलताऊ राय दे करके देना उचित नहीं समझता। ये जरूरी नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रश्न से संतुष्ट नहीं है, पर मैं अपनी सीमाएं बता रहा हूँ आपको। जी सर, मैं समझ रही हूँ सर। हाँ, और आपके गुरुदेव अगर मेरे सामने होते कुछ पूछते तो निश्चित ही उन्हें मैं कोई जवाब दे देता। पर उचित नहीं है कि उनके शिष्य को उनके बारे में चर्चा करके वो उनके आपके माध्यम से उन्हें कोई संदेश कहूँ और मेरा नाम लेके जाके बताएं कि फलाने उन्होंने ऐसे किया वैसे किया था, आपको बताया हुआ है। तो किसी आदमी को सुझाव देना बड़ा आसान होता है, तो वो मैं नहीं करना चाहता, उसका फिर मुझे दोष लगेगा, इसके क्षमा करें। सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये जीवन पर्यंत चलते रहेगा? मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे नहीं पता है कि क्या उनकी स्थिति है। यहाँ साहित्य रिलेटेड सवाल पूछे आप लोग, वो बात कीजिए। अच्छा, नौकरी से हाँ चीजें ना पूछी जाए, ठीक है। हाँ, ये सब चीजें ना पूछे आप लोग। जी। क्या रजत कुछ पूछना चाहते हो, पूछो। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। कोई प्रश्न तो बता नहीं तो फिर हम आगे। हाँ, ठीक है फिर। तो हम ये समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं अब अपने भागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और राकेश जी को धन्यवाद दें। आज के इस कार्यक्रम में राकेश जी ने अपनी काव्य यात्रा के टेढ़े मेढ़े रास्तों और पर चलकर कविता ही नहीं, जीवन को भी जिस ऊंचाई पर पहुंचाने का यत्न किया है, साक्ष्य उनकी कविताएं हैं। मैं आज के इस अति सुंदर व्याख्यान के लिए, सुंदर काव्य पाठ के लिए और कविताओं के माध्यम से जीवन के विभिन्न सोपानों की व्याख्या जिस रूप में हमको शक्ति देती है, हमारे अंदर संवेदना का संचार करती है, राकेश जी ने अपनी चुनी 3 कविताएं और उसके बाद दिनेश जी के आग्रह पर छोटी बड़ी अनेक कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वो साक्ष्य है कविता की जीवन यात्रा के विभिन्न सोपानों को रेखांकित करने के लिए। वे निरंतर कर्तव्य का पाठ करते हुए कविता को जीवन यात्रा के क्रम में शरैर्वेति इस सूत्र के साथ अंगीकृत करते हुए आगे बढ़ें। कविता उनके व्यक्तित्व के व्यक्तित्वांतरण को और सांस्कृतिक बोध के रचनात्मक, जिनसे मानवीय संस्कृति के पक्ष उजागर होते हैं, सहयात्री बने। इस शुभकामना के साथ मैं राकेश जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह क्रम इसी प्रकार अनवरत रूप से
दिनेश जी के संयोजकत्व में चलता रहे और अगले संडे के दिन, अगले इतवार के दिन हम फिर किसी अन्य कवि के साथ जुड़ें, जीवन की संवेदना को समझें, गद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से और अन्य विधाओं के माध्यम से। बहुत बहुत राकेश जी के प्रति आभार और धन्यवाद दोनों। मेरी शुभकामनाएं उनके मंगलमय जीवन के साथ हैं। धन्यवाद। आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। आदरणीय कृपा शंकर पांडे सर और आदरणीय दिनेश कुमार जी, बहुत आभारी हूँ। मुझे अपने इस विश्वविद्यालय में कुछ भी बोलने का, अपने विद्यार्थियों से बात करने का, सर आप सबके सामने कुछ कविता पढ़ने का सौभाग्य दिया आपने सर। मैं बहुत आभारी हूँ सर। और ये आभार मेरे ऊपर सर रहा। और दिनेश जी तो हमारे मित्र हैं ही, और बहुत मैं खुश हूँ सर, बहुत प्रसन्न हूँ सर, मुझे मौका दिया आपने सर। बस मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जी जी, सबको नमस्कार। तो अब ये कार्यक्रम यहीं पर अब समाप्त होता है।